तरह की खबरें भी सामने आई, वो तुरंत आप बताइएगा, आपका रुख हम करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। ओंकार जी, थोड़ा थोड़ा इंतजार भी देखिए आप लोगों को बीच बीच में करना होगा, क्योंकि तमाम जो अपडेट्स हमें मिल रही हैं चंडीगढ़ से वोट काउंटिंग से जुड़ी, वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो इनेलो को लेकर जब सवाल गए, आप ये कह रहे हैं हमसे वोट नहीं मांगा गया था, और दीपेंद्र हुड्डा जब चुनाव लड़ रहे थे तब भूपेंद्र हुड्डा ने वोट मांगा था अभय चौटाला से कि उनके बेटे को जिताएं। जी ज्योति जी, देखिए 90 वोट हैं, 2 वोट इनेलो के डले नहीं, 1 वोट रद्द हो गया, 87 वोट रह गए। कांग्रेस के पास 37 विधायक है, 1 अगर रद्द हो गया 36 रह गए। अगर कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो डर किस चीज का? डर किस चीज का है? डर तो होना नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ संभावनाएं क्रॉस वोटिंग की हैं, क्योंकि शाम को जो नतीजे सामने आ रहे थे, जो बातचीत हो रही थी, उससे कांग्रेस के नेता बहुत आश्वस्त थे और लगता था कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अब देखिए, जब हमने फैसला ले लिया कि हमने ना बीजेपी के साथ जाना है ना कांग्रेस के साथ जाना है, और जो आजाद प्रत्याशी है वो है तो बीजेपी, अगर उसे आजाद भी मान लिया जाए तो भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके थे कई दिन पहले कि जो व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा घोंप कर जाता है और फिर ये सोचता है कि हम उसको पुराना साथी होने का लाभ देंगे, तो ये बड़ा ओंकार जी, मुश्किल आज काम। तो आप लोग इंतजार करवा रहे थे कि 12 बजे प्रेस वार्ता करके बताएंगे, 3 बजे प्रेस वार्ता करके बताएंगे, कार्यकर्ता लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। आप ये कह रहे हैं पहले ही डिसाइड हो गया था, तो पहले ही नहीं डिसाइड हो देखिए, गया था तो बता दिया नहीं जाना चाहिए था ना ऑफिशियली भी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज ने आज की अपने 3 बजे बयान, की प्रेस वार्ता के फिर क्या मायने, अगर ये पहले से ही क्लियर था? ये तो हमारे अपने डिसीजन है ना जी, अच्छा। हम किसी के कहने पे तो नहीं बताएंगे। एक व्यक्ति एमसी को वोट करने जाता वो भी नहीं बताता, और हम राज्यसभा की वोट कैसे एकदम से बताते? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लास्ट इवेंट पे बताया, ये हमारी अपनी रणनीति थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 वोट रद्द भी हो गया तो 36 वोट फिर भी कांग्रेस के बच गए। अगर क्रॉस वोट नहीं हुआ तो फिर किस चीज की चिंता है? फिर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, 5.5 घंटे का समय लगा, ये थोड़ा समय ज्यादा है। चले, अब वोटिंग शुरू होगी, अब गिनती शुरू होगी, तो जल्दी इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए वो तो अब संदेह के घेरे में है या नहीं है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज इतनी बात तो जरूर कह सकते हैं कि पूरे देश में सिर्फ हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है, मेरे को नजर आ रहा है, जहां पर खेला होने की उम्मीद पहले भी थी, अब भी है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए और कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीतता है तो जनता देखेगी कि यहां खेला नहीं हुआ, नहीं तो जिस बात की संभावना थी वो बात हो जाएगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब 14 वोट रद्द हो सकते हैं तो फिर 2, 4, 5, 6 वोट तो कहीं भी कहीं क्रॉस भी हो सकते हैं। अब देखना यह रिजल्ट कितनी देर में आता है। लेकिन 2, 4, 5, तो 6 के भी रद्द होने से भी काम चलेगा नहीं चलेगा? कितने क्रॉस वोट की जरूरत होगी? अगर पूरा गणित लगाया गया होगा बीजेपी की ओर से या निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से, तो ये अंतर बहुत बड़ा है। ये अंतर काफी बड़ा है विधु जी। हालांकि हमने पास में हिमाचल की हम बात करें, वहां भी एक बहुत बड़ा अंतर देखा और वहां भी एक चमत्कार होते देखा, क्योंकि विहिप नहीं है, कहीं भी कोई अपनी अंतरात्मा से वोट करे, ये भी आजादी है। लेकिन कितना अंतरात्मा से वोट किया गया होगा, और क्यों? मैं दिन भर ये भी सवाल अलग अलग जो नेता हमारे साथ जुड़ रहे थे उनसे हम पूछने का प्रयास कर रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंट आप लोग कैसे नजर आ रहे हैं? और कांग्रेस बहुत गंभीर दिखी इस चुनाव को लेकर कि कैसे विधायकों को खुद लेकर जा रहे थे तमाम बड़े नेता वोट करवाने के लिए ऊपर विधानसभा में। देखिए, हरियाणा की हवा भी ना छू जाए ऐसे प्रयास किए गए। किस प्रकार से हिमाचल के अंदर, जहां तो कांग्रेस की खुद की सरकार है, वहां पर भी जो है एक जगह टिक कर नहीं बिठाया गया। कभी शिमला के 5 सितारा 7 सितारा होटल से उठाकर उनको फिर रातों रात कुफरी में होटल में ले गए। फिर वहां कुफरी में भी अगर चैन नहीं आया तो कसौली में ले आए। कसौली से भी सीधा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से लेकर विधानसभा तक किस प्रकार से कॉर्डन ऑफ किया गया, कॉरिडोर्स बनाए गए, जैसे सेफ पैसेज बनाए जाते हैं। हरियाणा की हवा भी ना छू जाए इन लोगों को, कोई लोग जो है किस प्रकार से हरियाणा के जनमत की आवाज ना पहुंच जाए। देखिए, दोनों तरफ कॉन्ट्रास्ट था। एक पार्टी कह रही है कि हम लोगों के बीच में अब घूमने गए, अब तक नहीं हमें कुछ पता था, अब हम एक दिन में या कुछ घंटों में हम लोगों के पास जाकर जनमत इकट्ठा कर आए और उन्होंने कहा कि भैया भाग जाओ चुनाव से।
तो इसलिए हम भाग गए चुनाव से। लेकिन दूसरी पार्टी को किसी जनमत की आवश्यकता नहीं थी, उसको हरियाणा की जनता पे भी भरोसा नहीं था। तो हमारा जो भरोसा है वो हरियाणा की जनता को लेकर। अब ये भी तो हरियाणवी है ना जी, कभी ना कभी तो जो है अंतरात्मा की आवाज जागेगी, कभी तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा जो है उस भाव को कहीं ना कहीं आएगा। और मैं बड़ा, क्योंकि सुरेश रोड जी भी जो है हरियाणा के ही हैं हमारे, इसलिए उन्हें ये बात जो है बुरी लगी। उन्होंने कहा कि गंदा शब्द भी जो है वो नहीं बोलते, इसलिए मैं पक्का कह रहा हूं कि वो जो नंगे पुंगे भेजे थे वहां पर विदेशी मेहमानों के सामने भारत का अपमान करने के लिए, उसमें सुरेश रोड जी नहीं थे। सुरेश रोड जी के सामने ये कोई अगर योजना आती तो सुरेश रोड जी पक्के हरियाणवी होने के नाते पक्का मना कर देते कि ऐसी गंदी योजना में मुझे शामिल ना करो, ये गंदा काम जो है, ये गंदा काम तुम्हें मुबारक। इसलिए सुरेश रोड जी जो है, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि जो है वो गंदगी शब्द से पसंद नहीं करते। बहुत जल्दी शायद कांग्रेस को भी पसंद करना बंद कर देंगे। एक कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल वाले भाई की जो बात थी उस पर जो है जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पीठ में छुरा खोपता है, अब ये पीठ में छुरा खोपने का उन्होंने जो पैरामीटर सेट किया है वो किया कि जो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ देता है। अच्छा बताइए फिर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष का नाम रामपाल क्या है? माजरा कौन सी बीजेपी पार्टी? में गए, वो बीजेपी से क्या? आए, जिस दिन आए उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। कई बार चर्चा करते हैं हम इस बात की। तो मतलब अलग अलग मापदंड भाई, कम से कम कोई कन्विंसिंग लॉजिक तो ले आओ। फिर दूसरी बात, अगर कांग्रेस हार जाएगी तो खेला होगा। अरे भैया ये क्या पैरामीटर सेट कर दिया आपने? कल तक आप बीजेपी के साथ भी वोट कर रहे थे, कल आप कांग्रेस के साथ आर के आनंद को भी उठाए उठाए घूम रहे थे। हमने तो नहीं कहा खेला हो गया। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हिसाब से हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वोट नहीं आई तो सब बिक जाएंगे। जैसे गाजर मूली है हरियाणा के प्रतिनिधि, हरियाणा के जनप्रतिनिधियों को कह रहे हैं ये जैसे जो है भेड़ बकरी है, उनका कोई मंडी के अंदर सौदा हो रहा है, इस प्रकार से बात कर रहे हैं। मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। कल कभी आप कांग्रेस के साथ गोद में बैठ के वोट करते हैं आर के आनंद के विषय में लेकर, कभी आप भाजपा के साथ भी आपने वोट किया है। भाजपा के तो नहीं, खैर निर्दलीय उम्मीदवार थे, भाजपा भी समर्थन कर रही थी उनका, ये भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए आपका कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा जरूर, आपको किसी ना किसी ने अप्रोच किया होगा। अब ये भी चर्चा चल सकती है, कल को कोई ना कोई अखबार ये निकाल दे कि भाई इतने पैसों में बात हुई है आपको एब्सटेन करने के लिए, तो कोई क्या कह सकता है। क्योंकि आज तक हम क्या समझते थे, आज तक जो है अभय सिंह चौटाला क्या बोलते थे, वो कहते थे मैं फाइटर हूं, मैं अकेला जो है जब वो एक विधायक थे तो कहते थे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर भारे। आज जब वो मैदान में पीठ दिखाकर भाग गए, छोड़ गए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपनी एक इमेज बिल्डअप की थी उस इमेज को जो है चकनाचूर आज कर दिया गया। वो अगर ज्यादा बात की अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते बिदु जी, किसी ना ठीक है। किसी, देखिए एक तो भाग गए छोड़ गए, क्योंकि एक विकल्प है ये कि आप वोट करें ना करें अगर आपकी पसंद का उम्मीदवार नहीं है। दूसरा मैं ये भी कह रही हूँ कि आप जो निर्दलीय थे, क्योंकि आपकी पार्टी के पदाधिकारी रहे, इनेलो को ठीक है छोड़कर गए थे, उनको अभय या उनके विधायकों के वोट किए जाने का फैसला अभय दरअसल लेते तो इन पर बी टीम का एलिगेशन लगता, जो कि बार बार लगता रहा कि कांग्रेस वाले उम्मीदवार को वोट देने की तो कोई वजह ही नहीं है इनेलो के पास, जो स्वाभाविक सा एक कारण दिखता है, जिसमें हम 2016 का अगर जिक्र करें तो एक बेस्ट ऑप्शन तो ये बचता ही था कम से कम कि हाँ हम वोटिंग से दूर रख रहे हैं खुद को। बचपन में एक पुस्तक लेकर आया था, उसमें पंचजन्य की कहानियां थी, एक एक पृष्ठ की कहानी होती थी। उसमें एक कहानी में ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी बकरी लेकर आया और 4 बदमाश उसके पीछे पड़ गए। वो चौक पर खड़े हो गए। पहले ने कहा कि कहा तुम जो है बकरी को वो जो है बकरी को गधा बोलने लग गए। बोले कि ये कहाँ गधे को कंधे पर उठाए उठाए घूम रहे हो। हाँ। अगले चौक पर दूसरे ने यही बात कही। तीसरे चौथे चौक पर आकर वो व्यक्ति जो इतना हताश हो गया कि वो खुद ही उसने बकरी को नहीं देखा, उसको लगा कि ये गधा ही है, वो छोड़कर चला गया और वो चारों बदमाश उठाकर बकरी को ले गए। तो क्या ये मानूं कि अभय सिंह चौटाला जो हैं कांग्रेस के दिए हुए तानों से या कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करती है उससे घबरा गए? अभय सिंह तो अपने आप को फाइटर कहते थे ना। ज्योति जी इसको बोले कि अपनी बात करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला, ओंकार जी मैं सवाल कर रही हूँ, अभय जी पर बात हो रही है, बड़े नेता है हरियाणा के और महत्वपूर्ण पर बात करनी नहीं, इसके उसके मत कहिए, सम्मान से बात कीजिए, इसके उसके मत कहिए ना। हमारा अपना राइट है, आपको लेकर कुछ कह रहे हैं क्या? पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? गलत बात है ओंकार जी, गलत बात है, गलत बात है। हमारी पार्टी, मैं आपको टाइम दूंगी, अभी सुरेश जी के पास हम चल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। नेताओं को लेकर बात कर लीजिए, नेता लोग भी आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, आप लोग प्रवक्ता होकर क्यों लड़ रहे हैं आपस में? इसको क्या दिक्कत है? गुलाम को दिक्कत क्या हो? हमने अब्सटेन किया, ये गुलाम है, हमने अब्सटेन किया, इसको नहीं ये गुलाम आप भी मत कहिए वेदो जी,
इतना ये क्या इतना मतलब हुआ? मैं क्या देखिए अभय सिंह कितना जी के बारे में रात के अपमान 11 बात कर रहा बजने हूं क्या? को हैं, हरियाणा अभय सिंह हमें जी के देख बारे रहे हैं, में हरियाणा के अपमानजनक बात लोग कर रहा हमें हूं क्या देख मैं? रहे हैं। अरे ज्योति जी, इसको भी चंडीगढ़ तो में देखिए वोट ना, क्या काउंटिंग बात चल कर रही रही है, है। आप लोग की आपस में इसके लड़ाइयां मुंह हमारे करेंगे, से वोट कैसे बोल हमने चलेगा? हमने वोट से वोट में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इसको इसके क्या मुंह से बात प्रॉब्लम नहीं है? होगी, मेरे मुंह से क्या हमारी खुदा है पार्टी क्या का मैं डिसीजन है। मैं आपका नाम नहीं ठीक ले है, सकता आपकी क्या पार्टी अपने का डिसीजन है, लेकिन आपकी पार्टी का हमारी डिसीजन लिए पार्टी का जाने के बाद डिसीजन है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस पर कोई चर्चा नहीं होगी या उस पर बात कोई कर रहे हैं बात भैया, नहीं मैं करेगा, लेकिन अबे या से आपकी पहले पार्टी क्या ही उस पर बात बात आ रही करेगी, इसकी? या उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, या विश्लेषण नहीं होगा, देखिए, सवाल आप नहीं ऐसा उठेंगे। चर्चा उस पर रख लेना, नहीं, उसमें ऐसा नहीं भाग होता है ना लेंगे। ओंकार जी, ऐसा नहीं होता है। आप भी लेकिन तो इसका बीजेपी को मतलब लेकर ये ना बात भैया, करते हैं, हमने हमने आप वोटों भी तो वोट बात से करते हैं ना abstain भारतीय किया। जनता पार्टी को हमारा लेकर, अधिकार है। कांग्रेस को लेकर। ज्योति जी, मैंने क्या ज्योति अपमानजनक नहीं, बात ऐसे की है मत कि कीजिए। हमारा मैंने कोई अधिकार है। शब्द का उपयोग समय हमने बर्बाद कभी हो रहा भाग नहीं है। लिया। ओंकार जी माफी के हमने साथ मैं वोट में आपकी भाग ऑडियो नहीं डाउन लिया। करवा रही हूँ। मैं तो फाइटर विदु जी, बोला आप उनको। अपनी बात मैंने पूरी तो कर अभय लीजिए, सिंह उसके को बाद मैं फाइटर कांग्रेस बोला का है। रुख कर रही हूँ। खुद कहते थे फाइटर, छाती पर हाथ मार के कहते थे मैं फाइटर हूं। अब फाइटर कहां गया भैया? दुम दबाकर भाग गया क्या? और कह रहे मेरे मुंह से बात नहीं, मेरा मुंह क्या कोई मेरे मुंह से ये बात क्या क्यों होगी? दलित वाली बात कर रहे हैं क्या? ये कोई रेसिस्ट कमेंट है क्या? देखिए मेरे ज्योति मुंह जी, से क्यों ये नहीं बात पर्सनल होगी भैया? कमेंट कर रहा है, इसको नहीं रोकेंगे आप? नहीं विदु जी, इसको दुम नहीं दबाकर सवाल भाग गए, करें। ये क्यों? अब मैं नहीं, ये बिल्कुल इसको सही नहीं नहीं आप रोकोगे? लोगों का। आप इस दोनों व्यक्ति अभी को रुके। बिल्कुल ही तमीज मैं नहीं है, क्या बिल्कुल वर्ड अब यूज आप कर लोगों रही की है? चिल्ला चिल्लिया किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। हमारे 2 से 3 संवाददाता चंडीगढ़ विधानसभा में भी हैं जो पल पल की अपडेट देने के लिए स्टैंड बाय हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत पॉलिटिकली अच्छी बात चर्चा है, हो पाए। लेकिन कम ओंकार से जी, कम आपको language तो आपत्ति देखो नहीं ये क्या होनी यूज चाहिए। कर रहा। रुकिए, आप एक बार रुकिए। आप क्या बीजेपी को लेकर बात नहीं करते हैं सर? क्या आप कांग्रेस को लेकर बात नहीं करते? करते हैं ना। रोड लेकिन साहब भी language बीजेपी तो को देखिए लेकर कि भी क्या करते यूज हैं, कर रहा अभय है को वो लेकर भी व्यक्ति। करते हैं। आप कोई रूल बुक थोड़ी ना ऐसा देंगे, देखिए, आप थोड़ी हमने बताएंगे ऐसी कि अभय पर language हम तो बात नहीं नहीं use करी। करेंगे। ज्योति जी, हमने ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं करी। नहीं, इन्होंने, ये तो आपने नहीं देखिए की, तब तक प्रवक्ता इन्होंने भी ऐसे नहीं की कैसी थी। उसके language बाद use दुम कर रहा है। दबाकर भागने वाली इनकी गलत है, मैंने इनको भी टोका। देखिए, सुरेश मैं रोड जी का अब- मैं रुक कर रही हूँ। अच्छा सुरेश चलो, जी, दवाई नहीं होगी, उठाकर भाग देखिए गए, क्या थोड़ा कहें? थोड़ा रुकिए अभी। सुरेश रोड जी, अगर कोई बहुत बड़ा या क्रॉस वोटिंग का गेम नहीं होता है या वोट रिजेक्शन वाली बात नहीं होती है, तो हम मानकर चलें कि कर्मवीर बोध आसानी से राज्यसभा पहुंच रहे हैं, संख्या बल आप लोगों के पास है बखूबी। जी ज्योति जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सब कुछ ठीक अगर रहा तो एक सीट भाजपा के खाते में जा रही है और एक कांग्रेस के खाते में जा रही है, और ये एक अच्छी खबर है कि गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रदेशवासी और दूसरे प्रदेशों के लोग भी टकटकी दिखाई देख रहे थे कि हरियाणा विधानसभा में कब गिनती शुरू हो। ये बेशक एक सीट है, लेकिन इसके ऊपर निगाहें जनता की हैं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता साथी एक बात और बोल रहे थे कि शिमला ले गए, कसौली ले गए। इस भय का वातावरण रचने में विदु रावल जी की पार्टी का ही हाथ है। इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने कैसे लोकतंत्र में भय का वातावरण पैदा कर दिया कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को अपने विधायकों को इनसे बचा कर रखने के लिए या अपनी रणनीति को कारगर साबित करने के लिए मतलब इनसे दूरी बनानी पड़ी। नहीं तो एक हमारा तो ऐसा लोकतंत्र था, पंडित नेहरू आएंगे विदु जी, अभी थोड़ा रुकिए आप। पंडित नेहरू जी ने अपनी पहले मंत्रिमंडल में इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जगह दी, जबकि दूसरी पार्टी से थे। लेकिन ये नेहरू जी का बड़ा दिल था, ऐसा लोकतंत्र था। लेकिन बीजेपी ने 14 के बाद ये हालात पैदा कर दी। याद आती है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भी जो हुआ, कोई चुनाव तो ऐसा छूता नहीं है ना इनकी गड़बड़ी से। तो इसलिए छोटा सा बटन ले लीजिए प्लीज। अच्छा, आप ये तो बड़ा दिल तो आप भी दिखा रहे हैं, बड़ा दिल तो आप भी दिखा रहे हैं। आप ये मान रहे हैं ये भय है, ये डर है, तभी आप लोग गए। आपके बड़े नेता तो कह रहे हैं हम तो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हमें किस बात का डर है, हमें तो भरोसा है अपने विधायकों पर। समझ लीजिएगा, नहीं तो हम ट्रेनिंग विधानसभा में भी दे सकते थे, उस पर तो हमारा भी अधिकार है ना। पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं रोड साहब। ज्योति जी, छोटा सा रिबटल नहीं विदु जी, देखिए दूसरे हमारे गेस्ट नाराज हो जाएंगे ऐसे। ओंकार जी, नहीं, ओंकार जी का बड़ा दिल है। लेकर चल रहे हैं। ओंकार जी सिर्फ अभय सिंह जी के बात में नाराज होते हैं, वैसे नहीं होते। ठीक है सुरेश रोड जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें तो भय था जी, तब हम अपने विधायकों को लेकर गए, लेकिन वहां भी आपके विधायकों को खबरें थी कि अप्रोच करने का प्रयास किया गया, वहां भी प्रयास किया गया कोई ऑफर देने का। आज कुछ विधायकों को हमने सुना, गीता भुकल जी कह रही थी कि हाँ वहां भी प्रयास किया गया वो देखिए खरीद फरोख्त का। आपने भी खुद कहा है, आप तो एक मीडिया का पार्ट हैं, तो जरूर चर्चा है कि हमारे विधायकों को प्रभावित करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। अभी हम ये बिल्कुल चर्चा हुई है।
तो और दूसरी बात ये भी है कि जो एक बीजेपी के साथी को मैं बताना चाह रहा था, बीच में कुछ हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे कि बीजेपी की सरकार 14 में जब आई तो कैबिनेट हमेशा दलित समुदाय के मंत्री के पास होता था। एक कैबिनेट का रैंक होता था हर मंत्रिमंडल में, चाहे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल रहे हों, चौधरी देवीलाल रहे हों, बनवारी लाल थे ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे हों, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार पहली सरकार थी जिसमें राज्य मंत्री के पद के ऊपर एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कैबिनेट का रैंक नहीं दिया गया। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को पसंद नहीं करते, ये राहुल गांधी जी की पसंद है कि एक लंबे अरसे के बाद एक दलित और वंचित समुदाय से एक कर्मचारी नेता को राज्यसभा के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि राज्यसभा ही ऐसा एक जरिया होता है जहां पर हम अलग अलग महत्व के नेताओं को भेज सकते हैं। राज्यसभा बनाई इसलिए गई थी। वहां पर नांदल जी जैसे धन्ना सेठों को आप भेजोगे, राज्यसभा इसके लिए नहीं थी। वहां पर आप कार्तिकेय शर्मा जैसे लोगों को भेजोगे, राज्यसभा इसके लिए नहीं थी। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी भी फील्ड में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो लोग समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ये आप कैसे, ये आप ही डिसाइड कर लेंगे क्या किसके लिए थी किसके लिए नहीं थी? आपके तो उदय भान भी इंतजार कर रहे थे कि उनके लिए थी, आपके तो अशोक तंवर भी लॉबिंग कर रहे थे कि उनके लिए थी। ठीक है, राहुल गांधी को ही अच्छे लगे, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि दूसरे उम्मीदवार अच्छे नहीं थे या दूसरे सांसद अच्छे नहीं थे। मिदु जी आएंगे हम आपके पास, लेकिन ओंकार जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभय जी का फैसला था, देखिए थोड़ा तो ओंकार जी बड़ा दिल आप भी रखा कीजिए। अभय जी का फैसला था, एक बड़े नेता है अभय चौटाला, सबकी नजरें थी उन पर कि ये क्या डिसाइड करेंगे, प्रेस वार्ता में आएंगे, ये क्या बोलेंगे। तो जो फैसला उनका लिया, उनके फैसले पर चर्चा तो होगी ना। आप ये कहें जी अभय चौटाला को लेकर तो मैं ही बात करूंगा, मैं ही प्रवक्ता हूं उनकी पार्टी का, इतना पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं है, दूसरों को भी बोलने दिया कीजिए। ज्योति जी, जैसी वो भाषा यूज कर रहे हैं, अगर वो आप अपने चैनल पे एक्सेप्टेड कहते हैं तो ठीक है, आप नहीं, मैं तो मुझे जो भाषा ठीक नहीं लगती मैं टोकती हूँ, आपको भी, इनको भी, सभी। अगर मैंने भी उसी लैंग्वेज पे टोका ना, जब तक वो बोल रहे थे उनके बारे में बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दुम दबाने की बात नहीं, बाद में कहा, बाद में मैंने कहा ये ठीक नहीं आपके शब्द, उनकी ओर से अपने शब्द आप ही को रोक देना चाहिए था, मेरे को तो रोकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैंने टोका ओंकार जी, आप भी देखिए ज्योति जी, अगर आप सोचते हैं लैंग्वेज ठीक है तो ठीक है, आपका चैनल मुबारक है आपको, हम तो ऐसी बात लैंग्वेज नहीं बर्दाश्त करते। मैंने खुद ही टोका उनको, मैंने मेरे टोका ओंकार टोकने जी के बाद आपने टोका। मैंने टोका उनको, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने भी टोका, ये भी अच्छी बात है, आपने टोका ये भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से पहले टोक दिया होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लैंग्वेज जो व्यक्ति बोलता है उसको भी सोच कर बोलना चाहिए कि क्या हमारा राष्ट्रीय नेता है, हमारे सुप्रीमो है, उनके बारे में अगर ऐसी बात हम बर्दाश्त करने लग जाए तो ऐसे छुटपैये नेता फिर आगे बढ़ेंगे। हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया गया। हम अपने नेता के प्रति लॉयल हैं। हाँ, एब्सटेन करने का हमारे पास राइट है, हमारी पार्टी ने फैसला लिया, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? अगर हम इनके कैंडिडेट को वोट कर देते और अपने ऊपर बी टीम का टैग लगवा लेते तो ठीक था। ये तो हमने देखना अपनी पार्टी को कैसे हमने सेव करना है, कैसे जनता के बीच में लेके जाना है और जनता की भावनाओं को कैसे आगे पहुंचाना है। आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता था कि हम वोट में हिस्सा ना लें, क्योंकि हमारे पर बार बार कांग्रेस एक टैग लगाने की कोशिश करती थी कि हम बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी ने हमारा साथ विधानसभा में हमेशा दिया है। हमने बीजेपी का साथ विधानसभा में नहीं दिया आज तक, क्योंकि 2014 में बीजेपी को जरूरत नहीं थी। 2019 में हमारे पास मात्र एक सीट थी, 10 सीट जेजेपी के पास थी। जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बनाई, इनेलो ने नहीं बनाई। इनेलो का मात्र एक विधायक था, वो भी हमने जब किसान आंदोलन में 3 कृषि बिल लेके आए, हमने हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस समय किसान आंदोलन के हक में अपनी एक सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। अगर हम बी टीम होते तो हम किसान आंदोलन में किसान कृषि बिल का विरोध क्यों करते, क्यों इस्तीफा देते? 2024 में कांग्रेस की वजह से ये दोबारा सत्ता में आ गए। हमने तो आज तक इनका विधानसभा में समर्थन नहीं दिया, सहयोग नहीं किया। हाँ, जब इनेलो की सरकार बनी, बीजेपी का सहयोग हमें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बी टीम कैसे हो गए? बी टीम तो वो होता है जो पार्ट होता है, जबकि जब भी विधानसभा में हम आए,
हम मेन शेयर थे, बीजेपी स्मॉल शेयर था। आज हम स्मॉल शेयर है लेकिन हम बीजेपी बी टीम नहीं है। ये जो कांग्रेस बार बार कहती थी, इसकी जुबान को भी तो ताला लगेगा अब कि हम बी टीम नहीं है। तो हमने अब्सटेन करके, क्या हमारे पास और ऑप्शन क्या क्या था सबसे बता बड़ा दीजिए। मोटिवेशन इसी बात का था कि इनकी जुबान पर ताला लगाना है? नहीं, आज जनता भी यही चाहती थी कि बीजेपी जो ये चाल चलती है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 48 विधायक बीजेपी के। अगर ये तीसरे एमपी का, तीसरे सदस्य का चुनाव ना लड़ा जाता तो एक एक दोनों के चले जाते। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, किसी में हरियाणा जैसी परिस्थिति नहीं है किसी भी प्रदेश में। यह प्रदेश में परिस्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की राजनीति हैवी थी। अब ये कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, कितनी अंतरात्मा की आवाज होती है नहीं होती है ज्योति जी आपको भी मालूम। और अगर अंतरात्मा की आवाज होती है तो क्या कांग्रेस के विधायकों की होती है? बीजेपी के विधायकों की अंतरात्मा मर चुकी है, उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं होती। सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन ये कहना, केवल अंतरात्मा नहीं ओंकार जी, कई बार पेन बदल दिए जाते हैं, स्याही भी बदल दी जाती है, हाँ, अंतरात्मा ही करवा बदल देती दिए है। जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, उसे भी आप अंतरात्मा कह दीजिए। वो भी अंतरात्मा ही करवाती उसको भी होगी तो, ना। उसको हम सीधी लैंग्वेज में उसको हम खेला भी तो बोल सकते हैं। और अब अगर होगा, देखिए वैसे तो उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस डरी हुई है, अगर मान लीजिए 2 वोट, वैसे तो 1 वोट रद्द हुई है, 36 वोट अभी कांग्रेस के पास है। अगर 1 वोट रद्द हुई है तो 36 वोट कांग्रेस के पास है। इनको हिम्मत रखनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता। हाँ, यहां तो हुड्डा साहब को अंदर के खाते की पोजीशन का पता है और इनके नेताओं को पता है, इसलिए डर ज्यादा लग रहा है। नहीं, क्योंकि जनता को भी तो मुंह दिखाना पड़ेगा। हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है पूरा। ज्योति जब जी, वोटिंग हो रही थी तब तक इन लोगों ने बहुत, आप कहें कि बहुत मुस्तैद दिख रहे थे, उसके बाद तो कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्शन वाला सिलसिला शुरू हुआ, इधर से उधर शिकायत वाला हुआ, उसके बाद आप जानते हैं थोड़ा मनोबल तो टूटता है कि एक तो इसी बात को लेकर कि कब तो काउंटिंग शुरू होगी। विदुराल जी कुछ कह रहे हैं। मैं ज्योति जी मानता हूं, 1 वोट अगर कांग्रेस की रद्द भी होगी तो भी 36 वोट हैं, जबकि कांग्रेस के अपने साथी कर बोलते गए हैं हैं ये। कि कोई वोट क्रॉस नहीं हुई है। हाँ। अगर कोई वोट क्रॉस नहीं हुई है तो 36 वोट है, इनको किसी चीज की ठीक है। चिंता नहीं होनी चाहिए। एक सदस्य कुलदीप उनसे वत्स भी से हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा बात कर रहे थे। कुलदीप वत्स ने कहा कि 1-2 लोगों ने किया है और हुड्डा साहब को पता है, हुड्डा साहब ने उनका वोट देख लिया है। क्रॉस वोट को लेकर वो हमारे सामने खुद हमसे बातचीत में एडमिट कर चुके थे। विदुराल जी, ज्योति जी, ये एक सामंतवादी सोच है, ये कहना कि इसके मुंह से इतने बड़े नेता की बात अच्छी नहीं लगती, ये नहीं कहना चाहिए। फिर इन्होंने एक छुट भैया शब्द हाँ का ये उपयोग गलत किया। है, मैं बिल्कुल गलत है। छुट भैया का उपयोग किया। छुट भैया वैसे मैं तो इसको पॉजिटिव लेना चाहता हूं। मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव निकालूं। छुट भैया यानी छोटा भैया, छोटा भाई, शायद ये कहना चाहते हो, लेकिन इनका मतलब ये नहीं था। इनका मतलब निम्न स्तर वाला एक जो सामंतवादी सोच है। नहीं, और गलत है, इसलिए नहीं कहना चाहिए। गुलाम मैंने जो शब्द का उपयोग किया इसलिए किया क्योंकि एक तरफ इनके लिए जो इनके नेता हैं वो किसी और दुनिया के लोग हैं। उनका नाम लेना भी विधु रावल जैसे साधारण परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ के लिए जो है उसका लेवल नहीं है। विधु रावल का लेवल थोड़ी है कि वो इतने खानदानी लोग हैं ये भैया, इनके कहीं कहीं लंबे लंबे। तो मतलब इसलिए मैंने गुलाम मानसिकता की तरफ जो अंकित किया। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब ये लोग डर की बात करते हैं ना, ये बात जानी चाहिए। आज के बाद भी जो है क्लिप्स बनेगी, लोग सुनेंगे ये बात, ये जानी चाहिए। हिंदुस्तान में हमेशा से चुनाव वाले दिन छुट्टी नहीं होती थी या छुट्टी वाले दिन चुनाव नहीं होते थे। हमेशा से घर के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर वोट पोलिंग बूथ नहीं होते। सैकड़ों किलोमीटर दूर भी, सैकड़ों तो नहीं लेकिन कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर जाकर हमारे पूर्वजों ने जाकर वोट डाल के आए हैं और अपना काम कारोबार को छोड़कर, अपनी खेती को छोड़कर, अपनी नौकरियों वाले दिन छुट्टी लेकर जाकर वोट डाल कर आए और उन्होंने सरकारें बनाई। वो सरकारें चुनी हुई लोगों की जो सरकारें थी। और फिर एक दिन जो है कांग्रेस वाली नेता जो है आयरन लेडी का मन किया कि उनको यूं तोड़ दिया। चुनी हुई सरकारों, किसी को खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछना, कोई विधायकों से पूछना नहीं, कोई अंतरात्मा कुछ नहीं, बस एक अध्यादेश निकाल दिया, राष्ट्रपति से साइन कर दिया, 356 अनुच्छेद लगाकर चुनी हुई सरकारों को, जनता की चुनी हुई सरकारों को यूं दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया करते थे ये लोग। आज जो है इनका डर जो है ना, ये बहुत जगह जो है संतोष और आनंद पैदा कर रहा है।
मैं इस बात को कहता हूँ, हिंदुस्तान में जब कांग्रेसियों की इस प्रकार की भाषा सुनता है ना कोई कि डरते हैं ये लोग, तो बहुत लोगों के मन में सुकून होता है। मैं अपने पूर्वजों को जानता हूँ, मेरे बुजुर्ग जो अभी जिंदा हैं वो खुश होते हैं इन कांग्रेसियों की इस हालत को देखते हुए। इन्होंने इस देश के लोकतंत्र के साथ वो न्याय, वो पाप, वो अक्षम्य पाप किए हुए हैं जिसका कोई वो नहीं। ये क्या कह रहे थे तो आप लोग नेहरू अपने जी की अच्छे कैबिनेट कामों से में? डराइए ना, खरीद फरोख्त से डराएंगे तो इससे तो बहुत खरीद अच्छा फरोख्त संदेश नहीं तो कोई कर रहा है, जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, या तो सबूत लेकर इनके आइए। तो आरोप है ये। आप ये अपमान कर रहे हैं जनमत का। मैं माफी, ये बहुत लूजली जो है, क्योंकि कोई कंटेस्ट नहीं करता इसलिए हर कोई ये बोलता रहता है कि ये क्या मंडी में बिकने वाले गाजर मूली मानते हैं कांग्रेस के विधायकों को? ठीक है मेरी पार्टी के नहीं है, ठीक है मेरी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीते हुए लोग हैं, लेकिन ये जनता के, सम्मानित जनता के, जिसको जनार्दन बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग हैं। इनको इतना अपमानित मत कीजिए कि बिक जाएंगे। और बिकने की बात जहां तक है और डरने की बात जहां तक है, हिमाचल प्रदेश गए थे ना ये लोग, अभी हिमाचल प्रदेश में घूम कर आए ना, कुफरी में, शिमला में, कसौली में। जब हिमाचल प्रदेश के विधायकों का, जहां पर खुद कांग्रेस की सरकार है, वही सरकार जिसने इस बार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, उन्होंने जब राज्यसभा का वोटिंग किया तो वहां जीत पाए थे क्या? वहां बिक गए थे क्या? वहां डर गए थे क्या? आप क्यों नहीं इस बात को, इस भाव को क्यों नहीं मान पा रही हैं कि एक बहुत जबरदस्त इंबैलेंस है जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसके प्रति जनता में आक्रोश है, अविश्वास है, उनकी हरकतें, उनकी करतूतें नहीं पसंद करते लोग। ये राष्ट्रभक्त लोग विदु हैं, जी, मानिए अभी मेरी बात अभी को, तो कुछ भी हो स्वीकार सकता कीजिए इस है, बात और अभी तो जो आगे हैं वो तो जाहिर है कर्मवीर बोध हैं, एक तो इस पर एक तो हम थोड़ा बाद में ही बात कर्मवीर कर बोध- पाएंगे कि पसंद करते या नहीं। अभी तो वोटों क्योंकि की मैंने संख्या बहुत के देर तक हिसाब औरों से का तो सुना। सतीश नांदल पीछे हैं। फिर मैंने- अगर मगर मैंने तो वाली बहुत- बात है कि अगर कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो गया होगा तो ठीक है, मैंने बहुत देर तक औरों की बात सुनी है। मैं कृपा करके, अगर जितना समय आपको अनुमति दे, जब संवाददाताओं से भी पूछना, मुझे कृपा करके मेरी पुरानी बातों का उत्तर जरूर देने। एक बात बार बार कह गई कि बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है कोई दलित व्यक्ति आया है। अब ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है। कृष्णलाल पंवार क्या दलित नहीं थे? क्या दुष्यंत गौतम दलित नहीं थे? और ये बात ठीक है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय बाद कुमारी शैलजा जी को फील्ड किया था इन्होंने 10 अप्रैल 2014 को। 12 साल लग गए कांग्रेस पार्टी को किसी दलित उम्मीदवार को राज्यसभा के भेजने के लिए। किसको भेजते हैं? ये हुड्डा साहब के बेटे को भेजते हैं, ये शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के बेटे को भेजते हैं। ये भेजते किसको है? या शमशेर सिंह जी को भेजते थे, पहले रणबीर सिंह हुड्डा जी को भेजते थे। मतलब बाप, किस प्रकार खानदानी जो लोग होते थे, यानी जिनकी जो है बड़े बाप वाले विषय जो है वो चला करता था। फिर इसमें भी वो आपत्ति जताएंगे कि ऐसा शब्द का उपयोग कर रहा हूं। एक छोटा सा उत्तर और जाने दीजिए। ये नेहरू जी का नाम लिया था इन्होंने कहा था नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर 2 लोग, वो दोनों लोगों का नाम जो है नेहरू जी नहीं लिख कर गए थे गांधी जी के कहने पर, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी 47 से 1952 तक, वो एक संयुक्त सरकार थी। कांग्रेस नहीं चुनकर आई थी 1952 से पहले। एक संयुक्त सरकार में 2 लोग केवल ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। और असल सत्य तो यह है कि वो दोनों लोग जो है बीच कार्यकाल के अंदर इस्तीफा देकर गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को अपमानित कर जो 1951 में हिंदू कोड बिल के खिलाफ इस्तीफा देना पड़ा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक भारत को और श्रेष्ठ भारत के लिए, एक भारत में एक विधान, एक संविधान, एक निशान होने के लिए उन्होंने अपना जीवन का भी बाद में बलिदान दिया और नेहरू की कैबिनेट से भी पहले इस्तीफा दिया था। तो इस बात को भी ध्यान कीजिए, कितने अलोकतांत्रिक थे। 2 ही लोग थे और वो 2 ही लोग इस्तीफा दे गए थे। 2 ही लोगों के साथ पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे नेहरू जी, वो भी गांधी जी के इंटरवेंशन पर वो लोग, दोनों लोग आए गए। किस प्रकार से बात करते हैं। एक बात और इनको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास समय है तो। ये जो इन्होंने, क्या है आपके पास समय? जी बताइए। देखिए, ये जो प्रविष्टि बन रही है, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि 37 विधायक कांग्रेस के, 48 विधायक भाजपा के, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के, 3 अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यही ठीक लगता, अगर क्रॉस वोटिंग जो है या अंतरात्मा की आवाज को बाबा साहब अम्बेडकर वैलिडिटी नहीं देना चाहते, तो सीधा कह देते जहां पार्टियां वोट करेंगी विप लग जाएगा, अपने आप से हो जाएगी। ऐसा नहीं किया ना। इस व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था छोड़ी ना कि बीच में भी अगर कोई जनप्रतिनिधि जो है कोई देश की बेहतरी के लिए, अपर हाउस जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल जिसमें कहते हैं, जिसमें कार्तिकेय जी शर्मा भी जाएंगे, जिसके अंदर जो है कृष्णलाल पंवार भी जाएंगे, जिसमें दुष्यंत गौतम भी जाएंगे, जिसके अंदर किरण चौधरी जी भी जाएंगी, ऐसे लोगों का एक जगह बनाई ना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो ऐसा कहना कि जी नहीं इसमें क्रॉस वोटिंग होगा तो कोई जो है खरीद फरोख्ती होगा, ये भी मुझे लगता है इससे भी हमें बचना चाहिए। अब हम मेच्योर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं, मेच्योरिटी रखनी चाहिए। एक बात के लिए जरूर मैं जो है क्षमा मांगता हूं, मैंने कहा कि तुम दबाकर भाग गए, शायद तुम दबी हुई नहीं थी, शायद उठी हुई हो। इस तरह के शब्दों का क्यों ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम? नहीं करना चाहिए, गलत है।
ओंकार जी, और मैं तो दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही अभी मेरे साथ हैं डिबेट में। विधु राहुल जी, हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब हम उम्मीद करें क्योंकि छुट वोट भैया काउंटिंग, शब्द चलिए छोड़ दीजिए इस मुद्दे को, छोड़ दीजिए ना, निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे। अभी क्योंकि वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है, करीब 10:25 पर वोट काउंटिंग शुरू हुई, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही देर में संजय भाटिया को लेकर साफ हो जाएगा कि हाँ वो राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई इफ एंड बट है नहीं। देखिए, संजय भाटिया जी का एक बहुत लंबा जो है कार्यकर्ता के रूप में हमने, ये मुझसे सवाल है ना? जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने बचपन से जो है, मैंने तो बहुत छोटी आयु से, बचपन से ही 1996-97 से उनको देखा है किस प्रकार से कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे हैं। मैं जिस संगठन के अंदर वर्षों वर्ष जिसमें मैंने काम किया बाद में आकर, उस संगठन में बाल्यकाल में मैंने देखा था संजय भाटिया जी जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री रहा करते थे। देव कुमार शर्मा जी उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, सिरसा वाले। हमने देखा उसके बाद किस प्रकार वो उन्होंने पानीपत के अंदर एक एमसी का चुनाव जो है पहले लड़े, नहीं जीत पाए, फिर अगली बार पूरे चेयरमैन का चुनाव उस समय जीत गए जब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं होती थी, तब वो पूरे चेयरमैन का चुनाव पानीपत में जीत गए थे। फिर हमने देखा कि चुनाव भाजपा की तरफ से पानीपत शहरी का लड़ते थे, हार गए। लेकिन किस प्रकार से एक संगठक के तौर पर मैंने उनको बहुत करीबी से देखा है। मेरे साथ अलग अलग प्रदेशों में भी, वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में भी हमारे साथ मैंने उनके नेतृत्व में काम किया है। तो मैं जानता हूं एक बहुत अच्छे व्यक्ति जो संगठन की समझ भी रखते हैं, कार्यकर्ता से बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है जब अपर हाउस में जाएगा तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। ध्यान कीजिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने करनाल के अंदर जो है रिकॉर्ड 6.5 लाख वोटों से चुनाव जीत दर्ज की थी 2019 में। और उसके बाद जब संगठन ने एक व्यवस्था बनाई, कहा कि नहीं आपको ही बजाय जो है मनोहर लाल जी चुनाव लड़ेंगे, तो लेश मात्र भी समय नहीं लगाया और वो जो है अपने काम पर जो है उत्तर प्रदेश में बस्ती लोकसभा का उनको काम दिया गया, वहां चले गए। बिल्कुल कोई किसी तरह का संशय नहीं। अभी भी बंगाल के अंदर जो है राज्यसभा, माफी चाहूंगा, विधानसभा के चुनाव जो चल रहे हैं बंगाल के अंदर, वहां पर काम कर रहे थे। उनको अचानक से कहा गया कि नहीं अब आपको राज्यसभा का सांसद बनना है, वही झोला उठाकर यहाँ पर आकर राज्यसभा का चुनाव लड़कर जाएंगे। और एक बात और बताता हूँ, अब क्योंकि चुनाव घोषित हो चुका है बंगाल का, तो मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वो 2 दिन बाद ही जो है बंगाल वापिस भी चले जाएंगे उस चुनाव को लेकर। और चुनाव के बाद जो है जिस भी भूमिका में हमने देखा है संजय भाटिया जी को, बहुत शानदार उनका एक कार्यकाल रहा है। जो दूसरे उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपने बड़े संघर्ष से जो है सारा अपना राजनीतिक सफर तय किया है। विभिन्न पार्टियों में उन्होंने काम किया है। एक बहुत मुश्किल विधानसभा में उनको लगातार जो है चुनाव लड़ते रहे हैं वो, और अच्छा परफॉर्म करते रहे। लोगों के बीच में एक वॉइस जो है उन्होंने जीवित रखी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी विधानसभा में बहुत लोकप्रिय रहे, लंबे समय तक रहे, लेकिन उस दीवार के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सुराख बहुत बार किए हैं। तीसरे उम्मीदवार जो है करमबीर बोस जी, बहुत ज्यादा तो नहीं पब्लिक नॉलेज है उनके बारे में, लेकिन जितना सुना है कि अच्छे उम्मीदवार हैं। वो कर्मचारी वर्ग से आते हैं, दलितों के बारे में चिंता रखते हैं, दलितों की बात करते हैं, ये अच्छी बात है। सभी वर्गों की बात होनी भी चाहिए, और अभी तक तो उनके प्रति जो है किसी प्रकार का कोई नेगेटिव बात नहीं सामने आई है। मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि अपर हाउस में जाकर वो इसी भाव को, डॉक्टर अंबेडकर जी वाले भाव को, राष्ट्रीय भाव को आगे रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ जो विकृतियां आ जाती हैं व्यक्तियों के अंदर, उन विकृतियों से खुद को बचाए रखेंगे। अगर उनको इस प्रकार का अवसर मिलता है तो वो जो है वो जरूर जो है अच्छा काम कर पाएंगे वहां पर। ऐसी हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि देखिए सभी पार्टियां ये देखकर ही उतारती हैं, कोई निर्दलीय ही आते हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया होता है, अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ बात होती है। लेकिन ये कह देना कि जी हमारा ही उम्मीदवार अच्छा है या राहुल गांधी की पसंद अच्छी है, जो कि अभी सुरेश रोड कह रहे थे, जो कि सिरे से गलत बात थी। आपने भी खुद इस बात को गलत कहा, और मैं खुद भी कह रही थी कि ठीक है आपकी पार्टी में क्योंकि विधु राहुल जी करमबीर बोध आए, तो क्या सभी विधायकों को या सभी नेताओं को अच्छे लगे होंगे? बहुत सारे और भी लॉबिंग कर रहे थे, बहुत सारे और भी लोगों ने प्रयास किया। हाँ, क्योंकि अभी अभी विधानसभा 1.25 साल पहले हारे हैं भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में। अब कोई रिस्क लेने के ना मूड में है ना स्थिति में है भूपेंद्र हुड्डा। ये भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके प्रयासों से नजर आया राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत बड़े दबाव में राजनीति कर रहे हैं हरियाणा, और वो दबाव ये है कि उनको 2 तरफा दबाव झेलना पड़ रहा है। एक तो उनकी खुद की उनके जो 10 साल का कार्यकाल रहा 2004 से लेकर 14, उसको लोग भूले नहीं है, और वो बेहद असफल कार्यकाल रहा था। उसका एक बैगेज उनके सिर पर है। दूसरा बैगेज जो है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही अलोकप्रिय पार्टी हो चुकी है देश के अंदर।
और वो बैगेज और वहां के जो जो फरमान आते हैं हाईकमान के, जी। उनको झेलना और उसके अनुसार जो है नहीं, काम करना। बिल्कुल विधु जी आएंगे आपके पास, इस बात को पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें तो वोटिंग को लेकर काउंटिंग दरअसल लगातार जारी है। वोटिंग 4 बजे तक हुई और करीब 10:30 बजे वोट काउंटिंग शुरू हुई। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों को लेकर काउंटिंग जारी है। कुछ ही देर में परिणाम की घोषणा हो सकती है। ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रात करीब 10:30 बजे काउंटिंग शुरू हुई और अब से कुछ ही देर में परिणाम भी घोषित हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा के तमाम लोग इस वक्त जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं, सभी के जहन में वोट काउंटिंग को लेकर भी, परिणाम को लेकर भी सवाल थे। संजय भाटिया के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो अपर हाउस जाने वाला है, राज्यसभा जाने वाला है, जिसकी राज्यसभा टिकट कटने वाली है। तो अब से कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा। कम से कम पहली सीट को लेकर या संजय भाटिया को लेकर तो बहुत जल्द ये साफ होने वाला है। चलिए, हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ विधानसभा से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कुछ ही देर में नतीजों का ऐलान होने वाला है, घोषणा होने वाली है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये भी एक राजनीति का चुनाव है और राजनीति का चुनाव जिसमें दावे दोनों के अभी भी हैं। दोनों के दावों की बात करें तो एक तरफ जो बीजेपी की बात करें तो कुछ हम सूत्रों की जो नेक टू नेक फाइट की कह रहे हैं कि डिक्लेयर होने वाला है, जीत की तरफ जा सकते हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का, क्योंकि बीजेपी की एक सीट तो तय है, निर्दलीय उम्मीदवार को कहना है कि नेक टू नेक है और जीत की तरफ जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनका भी कहना है कि कुछ वोटों का झटका जरूर उन्हें लगा, वो इस बात को तो मान रहे हैं उनके सूत्र कि कुछ वोटों का झटका लगा, लेकिन फिर भी वो अपने पक्ष में 32 वोट मान रहे हैं। लेकिन खैर ये अपने अपने दावे हैं। अपने दावों के बीच जो राजनीति का जो एक रोमांचक मैच कहेंगे, अभी इसमें वोटों की गणना जो है वो जारी है। कुछ देर के बाद नतीजे भी स्पष्ट होंगे। औपचारिक तौर पे अगर बात करें सामने आएगा कितने वोट रिजेक्ट होते हैं, कितने वोट सेलेक्ट होते हैं, कितने अगर बात करें किस तरीके से क्रॉस वोट सामने आते हैं। लगातार इस बात को अगर लेकर जिस तरीके देखा जाए, चर्चाएं काफी आई, कई विधायकों के नाम भी सामने आए, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कुछ देर के बाद स्पष्ट होगी। अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर इस वक्त अगर बात करें तो काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और पूरी तरीके से अब सबको यहाँ पर जो है बंद किया गया। जो लोग अंदर रुके वो ऑब्जर्वर हैं उन्हीं को रहने का आदेश है। इसके अलावा बाकी जो नेता लगातार यहाँ विचार कर रहे थे, जो घूम रहे थे, उनको फिलहाल रोका गया है कि क्योंकि काउंटिंग के टाइम वही लोग रहेंगे जिनके पास जो पास बनाया गया था, जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, जो यहाँ पर एजेंट बनाए गए थे। तो अब इस वक्त अगर बात करें तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे में, अगर कोई आपत्ति नहीं गई तो, क्योंकि आपत्तियों में तो कुछ एक अलग बात है। अगर आपत्ति जाती है तो इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक आपत्ति ने तकरीबन 5.25 से 5.5 घंटे लगाए थे। अगर बात करें तो उसके लेट किया था। अब इसके बाद फिलहाल अगर बात करें तो अभी वोटों की जो गणना है वो भी काफी देर हो चुकी है, शुरू हुए। अभी सबसे पहले वोटों को सिलेक्ट किया गया है। जो वोट कुछ रिजेक्ट भी बताए जा रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये वोट किनके रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये किस तरीके से है, ये तमाम स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट होगी जब ये गणना होगी कि किसके पक्ष में ज्यादा है। हाँ। तो अभी कितने रिजेक्ट हुए हैं ये स्थिति भी स्पष्ट होगी। उसके साथ साथ काउंटिंग की भी जो गणना है वो सामने आएगी। लेकिन माहौल की बात करें तो हरियाणा की विधानसभा की अगर बात करें तो माहौल पूरी तरीके से अगर बात करें तो लगातार लोगों की भी तमाम नजर, और ना केवल यहाँ बल्कि और जी दीपक जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी ये चुनाव भले ही हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर गणना है, लेकिन नजर इस पे पूरे देश की है, दिल्ली में बैठे पार्टी के नेताओं की है। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां रही थी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब परिस्थितियां रही थी, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें बीच में आना पड़ा। बीके हरिप्रसाद से उनकी चर्चा हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर चर्चा हुई, कांग्रेस को अपने सांसदों को वहां भेजना पड़ा। वरुण मुलाना जो है वो दिल्ली पहुंच गए, चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर फ्लाइट से अगर बात करें तो खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की तरफ से जो है एक पत्र लिखना पड़ा चुनाव आयोग को। कैंडिडेट को भी ने भी अपना एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को। यहाँ तक कि अगर बात करें तो कई प्रश्न भी उन्होंने चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप भी उठाए। यहाँ पर अगर बात करें तो अब बस कुछ देर की बात और है जब धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होगी। कितने वोट रिजेक्ट हो रहे हैं वो भी थोड़ी देर में स्पष्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी जो वोट है उनकी अभी जो है छटनी जिसे कहा जाता है बैलेट के बाद वो हो चुकी है। जो रिजेक्ट हो उसको लेकर के एक बार विचार किया जा रहा है, और उसके बाद जब गणना होगी तब ऑब्जेक्शन होगा कि किसके रिजेक्ट हुए थे। तो ये स्थिति अभी यहाँ पर रहेगी, लेकिन फिलहाल कुछ देर बाद जरूर अगर बात करें तो अगर कोई और आपत्ति नहीं जाती, अगर हम फिर इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई और आपत्ति नहीं जाती
तो वो नतीजे भी कुछ देर के बाद सामने आ सकते हैं। ये एक ऐसा रोमांचक राजनीति का रोमांचक मैच है जिसमें नजर है कि ये मैच 2-0 से जाता है या 1-1 का ये मैच होता है। क्योंकि सीटों की बात करें तो एक तो बीजेपी की जाना तय ही थी शुरू से, दूसरी सीट बीजेपी के समर्थित जो है उसको वो अपने आप को दावेदार है दूसरा। और इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो यहाँ इसको लेकर के है कि क्या ये 2-0 या 1-1 किस तरीके से है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने अब भी दावा किया कि ये चुनाव शुरू से उनका कहना है कि तय था। एक बीजेपी की थी, एक कांग्रेस की थी, उनका कहना है नतीजा यही रहेगा। तो सभी के अपने दावे, अपने वादे, अपनी बातें हैं और उसके बाद इन दावे वादों के बाद अब कुछ देर के बाद स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी राज्यसभा को लेकर के। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 32 वोट मान रही है कांग्रेस खुद के, यानी 37 में से एक शुरुआत में ही रिजेक्ट हो गया, बच गए 36। 4 कांग्रेस मान रही है कि क्रॉस वोट हुए हैं और उसके अलावा दूसरे कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो थोड़ी तस्वीर तो बदल सकती है। देखिए तस्वीर कुछ तो बदलेगी और अगर बात माने, देखिए परिणाम क्या होगा कांग्रेस के पक्ष में होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से उनके पास जो अपनी डिटेल आई है, कुछ विधायकों की उनके पास डिटेल अपनी है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक बैठे थे उन्हें पता है क्या हुआ है, किसने क्रॉस वोट करा या किसका वोट रिजेक्ट हो रहा है, उनको अपना एक आकलन है। लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने तब भी प्रश्न रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि जिन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी तकरीबन 1 वर्ष लग गया था विधानसभा चुनावों के बाद, वो ये दिखाने के लिए कि पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो क्या रहेगा। राव नरेंद्र सिंह, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, उनके लिए क्या रहता है। बीके हरिप्रसाद, जो कि प्रभारी भी हैं और एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो साख है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। क्यों? क्योंकि वो सीएलपी लीडर है, विधायक दल के नेता हैं। हालांकि पार्टी के जो सूत्र हमने अभी बात करी वो 32 के करीब मान के चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान गणना के बाद आएगा, जब वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद आएगा। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहती है तो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो हम बात करें तो 87 वोटों पर नतीजे रहने हैं। 2 इंडियन नेशनल लोकदल के थे जिन्होंने वोट नहीं किया। हाँ। 1 वोट अगर बात करें वो रिजेक्ट हो गया कांग्रेस का, और ऐसे में अब 87 वोटों को लेकर के उसकी गणना यहाँ पर की जा रही है। उसमें भी कुछ अगर रिजेक्ट रहते हैं क्या, हालांकि जानकारी जरूर आ रही है कुछ वोटों की रिजेक्ट की, लेकिन यह स्थिति कुछ देर के बाद चुनाव आयोग के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की जाएगी। और सभी की नजर है पूरे प्रदेश की, और तमाम जो दिल्ली में बैठे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो भी नजरें लगाए हुए हैं कि आखिर क्या रहता है। खासकर कांग्रेस की भी बात की जाए, जिस तरीके से तमाम जो नेता वहां पर, कांग्रेस का भी डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था। और अभी हम फिर बताना चाहेंगे कि कुछ देर का भी इंतजार करना होगा। कुछ देर के बाद यहाँ पर नतीजे स्पष्ट होंगे। पार्टी के तमाम नेता यहीं पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कार्यालय में, इस आवास में है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनका यहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस होगा जो उनका कार्यालय है नेता प्रतिपक्ष का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो कांग्रेस के जो विधायक है, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सांसद यहाँ मौजूद हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यालय में यहाँ पर मौजूद है, उनके ऑफिस में जो नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है। इसके अलावा बीजेपी के भी कई नेता ऊपर अभी जो है बैठे हुए हैं, कुछ स्पीकर के रूम में, क्योंकि स्पीकर तो यहाँ नहीं है, कुछ डिप्टी स्पीकर के रूम में यहाँ इधर उधर बैठे हुए हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं काउंटिंग का कि क्या नतीजे आते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि खुद ऊपर है, लेकिन उनके तमाम साथी जो है पार्टी के नेता, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस में ही, जो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय होता है, उसी में कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर बैठे हैं। और सबकी नजर इस वक्त ऊपर है कि क्या सामने रह रहा है, और बार बार आवाजाही लग रही है कि क्या अब सामने आ रहा है, किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार गहमा गहमी है। दीपेंद्र हुड्डा भी बार बार, भले ही वो यहाँ पर है, सीढ़ियों तक जाते हैं, जानकारी लेकर के आते हैं, क्योंकि चिंता जरूर है। आश्वस्त वो शुरुआत से कह रहे थे, दावा कर रहे थे 1-1 की, लेकिन चिंता जरूर यहाँ पर है। जी, कुछ भी वोट, अगर थोड़े बहुत वोट भी क्रॉस वोट हो जाते हैं दीपक, मान लीजिए कि अगर कुछ वोट क्रॉस वोट हो जाते हैं, जो कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, तो ये भी एक सवाल बरकरार रहेगा कांग्रेस के सामने कि आप अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये प्रश्न उठ जाएगा कि अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए हैं। हालांकि अंदर की अगर हम बात करें तो कुछ गहमा-गहमी जरूर हुई थी। एक विधायक, जो महिला विधायक हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट यहाँ पर आता है, कांग्रेस में हम कहें तो, उनसे नहीं थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको अंदर ही नाराजगी जाहिर कर दी थी उनके वोट को लेकर के। हालांकि खुलकर, क्योंकि आपत्ति वहां पर नहीं की जा सकती है, सिर्फ देखा जा सकता है, बाहर आकर के नाराजगी जाहिर करी थी। और बताया जा रहा है कुछ और विधायकों को भी नाराजगी जाहिर करी थी अगर हम बात करें तो। लेकिन
उन विधायकों के अभी हम नाम नहीं लेंगे, कुछ देर के बाद स्थिति जब स्पष्ट होगी तो, लेकिन उनमें अगर बात करें तो एक फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से है, एक गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से विधायक है जिसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी। हालांकि वो नाराजगी के बाद क्या नतीजा रहता है, क्या रहा है, ये सामने स्थितियां थोड़ी देर में स्पष्ट होगी। अभी आधिकारिक तौर पर जब सामने आएगा तो, क्योंकि अभी तमाम ये चर्चाएं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से ये वोट अगर रिजेक्ट हो जाते हैं या क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती कि अपने 37 विधायकों को एक साथ नहीं रख सके, एकजुट नहीं रख सके। और अगर सीएलपी लीडर उनको अपने 3 दिन तक इधर से उधर घुमाते हैं, होटल बदलते हैं, जगह बदली जाती है, पूरी सुरक्षा दी जाती है, हिमाचल के सीएम भी उन पर नजर रखते हैं, पूरी एस्कॉर्ट उनको रहती है, यहाँ पर लाते हैं तो एक एक दो विधायकों को ले जाया जाता है, अकेले उनको वोट डालने भी नहीं जाने दिया जाता, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो कार्यालय है, जो रूम है, वहां से उन्हें ऊपर ले जाते हैं। जो पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, इस तरीके से वोटिंग होती है ताकि किसी तरीके का संपर्क ना हो। कई शिकायतें भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है, उसके बाद भी अगर ढाक के 3 पात रहते हैं कि उसके बाद कोई रिजेक्ट करा जाता है अपना वोट या कोई क्रॉस वोट कर देता है, उसके बाद तो फिर हुड्डा साहब जो कह रहे थे हमारे विधायक तो घूमने गए हैं, तो वो तो घूमने जाने वाली ही बात हो जाएगी कि इन पर कोई असर नहीं पड़ा, ना इनको क्रॉस वोटिंग से बचा पाए और ना किसी भी तरह से जो अप्रोच किया गया या ऑफर दिया गया उससे बचा पाए। देखिए, राजनीति में बयानों की बात करें तो हम चर्चा कर रहे थे 13 तारीख को जब विधायक दल की यहाँ पर बैठक थी, तो हमने राव नरेंद्र से बात करी थी कि चर्चा है कि आज आपके विधायक जो हैं वो बाहर जा रहे हैं प्रशिक्षण सत्र के नाम पर। उनका कहना है कि 9 तारीख की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उनको हमने कहा कि आपके विधायक बाहर जा सकते हैं 9 तारीख की बाद, सदन के बाद आज जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, वो एकजुट है। हमने कहा प्रशिक्षण की, उनका कहना है कि हमारे विधायक प्रशिक्षित है, वो एक्सपर्ट है, उनको पता है वोट का, उनको किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, किसी वोटिंग के लिए उनको जानकारी की जरूरत नहीं है, सब एक साथ है, एक यहीं रहेंगे। ये 9 तारीख का राव नरेंद्र का बयान था, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का निर्णय है कि विधायक जहां हैं अपना रहें, चाहे चंडीगढ़ रहें, अपने क्षेत्र में रहें, उनकी तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सब एकजुट है। लेकिन उनको भी समझ में आया कुछ दिनों में ही ऐसी परिस्थिति बदल गई 3 से 4 दिन में कि अपने विधायकों को लेकर के जाना पड़ा, बसों में जो है लेके जाना पड़ा, बाकायदा सुरक्षा दिलवानी पड़ी हिमाचल पुलिस की। और ऐसी परिस्थितियां की रही कि जिस तरीके से राव नरेंद्र सिंह तो इतने कमाल के नेता हैं दीपक, लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे, लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि टेम्पो ट्रैवलर खड़े हैं, विधायकों का सामान है उसमें लोड किया जा रहा है, सामान उसमें चढ़ाया जा रहा है, विधायक भी बैठ गए हैं, विधायक अलग से मीडिया से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा हिमाचल जा रहे हैं, कोई कह रहा अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कोई कहीं नहीं जा रहा है, सभी अपने अवेलेबल फ्लैट्स में जा रहे हैं, सभी विधायक अपने अपने फ्लैट्स में जाएंगे, मैं पीसीसी दफ्तर जाऊंगा। कब? जबकि वो खुद भी बस में सवार हो जाते हैं उसके कुछ ही पलों बाद हिमाचल जाने के लिए। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे यही बयान जरूर चर्चा में रहे थे। उन्होंने आखिरकार ऐसा भी क्या, जब वहीं से ही सामने बस खड़ी हुई है, विधायक बैठ चुके हैं, विधायक कह रहे हैं हम जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जाएंगे, यहीं तक जा रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं, और उस बीच उनका कहना है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, उसके बाद चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे वक्त पे वो बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं सबको सामने दिख रहा होता है। लेकिन वही बात हम कह रहे थे, प्रशिक्षण की बात करे जाए तो प्रशिक्षण कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने करा, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी ने भी करा। चंडीगढ़ में एक होटल में उनका सुबह से लेकर शाम तक हुआ, शाम के बाद उनके विधायक अपने अपने घर की ओर, अपने अपने गंतव्यों की ओर रहे, कोई कहीं रुका, उनको एक साथ कहीं बाहर नहीं ले जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण उन्होंने भी दिया, विधायकों को सिखाया कैसे वोट करना है, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है। ये हर पार्टी के लिए होता है कि हर पार्टी अपने विधायकों को बताती है, एक बार प्रक्रिया जरूर याद दिलाई जाती है। और सभी विधायक अनुभवी नहीं, सभी विधायक पुराने नहीं है, कई विधायक युवा हैं या पहली बार आए हैं, सब पार्टियां सिखाती है। लेकिन इन्होंने दावा किया कि कोई प्रशिक्षण नहीं होगा, कांग्रेस ने दावा किया, लेकिन प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। एंड वक्त तक भी कहते रहे कि नहीं जा रहे, जब बसों में बैठ गए तब भी कह रहे कि कहीं नहीं जा रहे। ये तमाम बयानबाजी थे और उसके बाद अब थोड़ी देर में वो नतीजे भी सामने होंगे। दावा तो ये भी था कि 37 एकजुट रहेंगे। धीरे धीरे पार्टी के कुछ नेता अब दबीबाज में ये कहने लग गए कि 32 का उनका आकलन आ चुका है, लेकिन ये 32 भी अभी वास्तविकता में कितना जाता है, क्या इसको हो सकता है इससे ज्यादा भी बढ़ जाए, हो सकता है बिल्कुल दीपक, कुछ भी हो सकता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, आप बने रहिएगा दीपक अगर हो पाए, और या कोई भी हलचल आपके पास होती है वो भी आप पीसीआर टीम को बताइएगा, क्योंकि लगातार दीपक सुबह से लेकर अब तक तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। साहिल भी हमारे संवाददाता, साक्षी भी, जब सुबह पंजेटा साहब कसोली से जब कांग्रेस के विधायक चले थे, लगातार तब से हम खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 बजे तब लोगों को लगा कि हो सकता है काउंटिंग शुरू हो जाए और जल्दी परिणाम आ जाए। 10:30 बजे वोट काउंटिंग शुरू होती है और अब खबरें इस तरह की हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। काउंटिंग से पहले एक वोट पहले ही रद्द हो चुका था परमवीर सिंह का।
कैसे देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव को? ये बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प जो है, जैसा उम्मीद कर रहे थे, जैसा हरियाणा में हमेशा देश के अंदर कुछ ना कुछ अजूबे होते रहते हैं, और राजनीतिक तौर पे तो ये राजनीति का चरित्र भी है। और मुझे लगता है जो पिछला इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप 2016 का चुनाव ले लीजिए जिसमें आर के आनंद जी को किस तरह, वो तो कांग्रेस का लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे, और उनको किस तरीके से हराया गया, उनको किस तरीके से हुड्डा जी ने बैक स्टैब किया, किस तरीके से डील करी सुभाष चंद्रा जी के साथ, किस तरह अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, किस तरह अपने बाकी के विधायकों की जिन्होंने अपने पेन की इंक बदली, पेन बदला, उससे फिर वोट किया। रणदीप सुरजेवाला जी ने अपना वोट किरण चौधरी जी को दिखाकर वहां कैंसिल कराया। जिस तरह आज भी एक वोट कैंसिल होने की बात आई है। तो अब देखिए बहुत सी बातें हैं। अब पुराना इतिहास नंबर्स होते हुए भी कांग्रेस के साथ तो मतलब कद्दावर नेता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ हिमाचल में क्या हुआ था, 40 विधायक होने के बाद भी मतलब वो तो ये तक था कि सोनिया गांधी जी को तक इनवाइट कर रहे थे, किसी तरह सोनिया गांधी जी ने नहीं विश्वास किया। नंबर्स तो इनके पास आप ये ले लीजिए, चाहे अजय माकन जी का हो, चाहे आर के आनंद जी के साथ धोखा किया हो, तो ये तो इनका चरित्र है कांग्रेस वालों का। इनका काम ही ये है कि इनके अंदर इतनी भारी गुटबाजी है, इतनी भारी फूट है इनके अंदर कि ये, और कराता कोई नहीं है, खुद भूपेंद्र हुड्डा करते हैं। खुद भूपेंद्र हुड्डा ने ये ट्रेंड सेट किया था, अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ के। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होगी उन्होंने कहीं, तो बाकी विधायकों के लिए क्यों नहीं? मतलब तब तो ये भी सुनने में आया बहुत सी बातें, अब मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई कितनी है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि एक बड़ा अच्छा खासा पैसा लिया गया था, डील हुई थी, और कई विधायकों तक उतना पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, अभी ये भी प्रश्न चिन्ह है। तो अभी बहुत, क्योंकि अपनी पार्टी ने जब बोल दिया हो, सीधे हाईकमान से बात हो गई, हमसे बात हो गई, हमारा समर्थन ले लिया, हमारे 19 विधायकों ने वोट किया, एक अकाली दल का आया, 20 हो गए, एक 21 वोट पड़े थे, एक किरण चौधरी जी का वोट हमें पड़ा था, और बाकी सबके जो है वो रद्द हुए। तो आप ये देखिए कि तब इन्होंने कितना बड़ा खेला किया था। सबसे कम वोट होते हुए भी सुभाष चंद्रा जी के पास मात्र 15 वोट थे, और जब 14 रद्द हुए तो वो तो सबसे ज्यादा वोट उनको पड़े, 29 हो गया उनका आंकड़ा सीधा। ये देखिए ना, जो और जहां वीरेंद्र जी को 40 वोट पड़े थे, उन पर 26 पे रह गए वो, क्योंकि 14 वोट ट्रांसफर हो गए। तो आप ये देखिए किस तरह खेला हुआ। हमारे तो चलो फिर 21 थे, हमें 35 मिलने चाहिए थे उस टाइम पे। तो हमारा तो संयुक्त था, वो तो हमारे कल्ले थोड़ी ना थे कोई अकेले हमारे हैं, वो तो साथ में कांग्रेस के थे। उसके बाद अजय माकन जी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी को ऐसे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने नहीं हरियाणा से लड़ना वाजिब समझा, उनका भी कांटा कहीं अब निकालने तो की कोशिश पंजिता की। जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, विधु जी हालांकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, और जब बात हरियाणा की सियासत की हो, राज्यसभा की हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। मान लीजिए कर्मवीर बुद्ध या तो क्रॉस वोट बहुत हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर जीत जाते हैं थोड़े अंतर से, या फिर सतीश नांदल ये सीट निकाल ले जाते हैं, तो कांग्रेस के तो बड़े नेताओं को हरियाणा से आने वाले दिनों में डर लगेगा कि अपने रिस्क पर जाएं हरियाणा में। बाहर से भी अगर कोई नेता भेज रहे हैं, या हरियाणा के भी नेता अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला दो भाग में आपका प्रश्न है। पहली बात तो थोड़े बहुत अंतर से कर्मवीर बहुत जीतेंगे, मेरे को ये डाउट है। या तो वो हारेंगे या फिर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो ये थोड़ा बहुत वाली कसर वाली कहानी राजनीति में बड़ी कम रहती है। और हरियाणा में आने से पहले मैं कहूँ, अभी ये हार से जो है मॉरली, अगर मैं आपको कहूँ कि हर बारी नंबर्स होने के बावजूद जैसा खेला आपका उड़ीसा में, बिहार में, तो ये क्रॉस वोटिंग वहां भी हुई है। तो कांग्रेस के ऊपर पहली बात तो मॉरली बहुत कमजोर हो जाएगी। जब ऐसे नंबर होते हैं, मोरल डाउन होता है बहुत ज्यादा पार्टी का। दूसरा, कांग्रेस में फूट की भी आशंका है। तीसरा, कांग्रेस को मतलब कमजोर नहीं, कोई और नेता आने से पहले ये डरेगा, ये तो 100% 100% रहेगा मतलब। और अगर भाजपा के एंगल से देखें तो इनके लिए भी राज्यसभा के नंबर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मतलब बहुत से ऐसे बिल अभी आने बाकी हैं जो कि नंबर्स की वजह से शायद रुके हुए हैं। कईयों की जानकारी तो मुझे है, चलो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डू और डाई सिचुएशन भाजपा के लिए है। कांग्रेस के लिए तो चलो उनको हुड्डा जी की जो एक
मतलब पुराना उनके ऊपर एक वो कलंक लगा हुआ है, शुरू से करामात करते आए हैं। और इस बार भी जो है वो सारा का सारा जो है वो श्रेय हुड्डा जी को ही जाएगा। बनते हैं चलो तो भी जाएगा, लेकिन करमवीर बौद्ध का हारना हुड्डा जी की साख पे सवाल निशान जरूर पैदा करेगा। बिल्कुल। और ये सालों साल याद रखा जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। हम अगर मगर, क्योंकि अभी तो थोड़ा इंतजार हमें करना है विदु जी। संजय भाटिया जीत रहे हैं, शुरुआत से हम कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो जैसे ही डिसाइड किया गया, ऐलान किया गया कि वो राज्यसभा उम्मीदवार की बीजेपी की, उसके बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, तो वो तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं, जो कल रात की भी हम बात कर रहे थे, जो चैन की नींद सोए होंगे एकमात्र उम्मीदवार संजय भाटिया ही थे। लेकिन अब जबकि सतीश नांदल में, करमवीर बौद्ध में रेस है, अंतर काफी बड़ा के, मान लीजिए सतीश नांदल अगर हारते हैं, जो कि संख्या बल कह रहा है, तो क्या इसे बीजेपी की हार के तौर पर भी देखा जाए? क्योंकि दावा आप लोग कर रहे हैं जीत का, समर्थन आप लोगों ने दिया के, सरप्लस विधायक आप लोगों के उन्हें वोट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमतौर पर नींद वैसे भी अच्छी ही आती है, और संजय भाटिया जी के बारे में विशेष रूप से कह सकता हूं कि वो तो लेटते ही सो जाते हैं, और कई बार तो बिना लेटे ही सो जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे भी जो है वो नींद जो है एक छोटा सा नैप ले लेते हैं एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम के बीच में। तो इस नाते से जो है भारतीय जनता पार्टी के में नींद वाला कोई विषय नहीं रहता। हम लोग जो है सब काम जो कर रहे हैं राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं, और मैंने एक डिबेट में कहा था हम प्रचंड जीत के साथ जा रहे हैं। तो शायद रजत जी थी उसमें, रजत जी ने उस पर आपत्ति जताई थी कि इसमें तो उतने ही वोट काउंट होते हैं। बिल्कुल उतने ही वोट काउंट होते हैं, लेकिन कोई एक जो उम्मीदवार जो बिल्कुल श्योरिटी से जीत रहा है वो जो है संजय भाटिया जी हैं, उसको मैं प्रचंड जीत कह रहा था, मेरा उस टर्म्स में कहना था। आपने जो बाकी दो उम्मीदवारों की बात कही है, देखिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल जी, किस प्रकार से उनके प्रति कितना विश्वास जताया होगा, और खासतौर पे जनप्रतिनिधि जो है वो जनता से नहीं मिलने दिए गए कांग्रेस पार्टी वाले। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधियों से ये था कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि 7 पुश्तों तक जो है कांग्रेस को छुएंगे तक नहीं, ऐसा कहा था उन्होंने 1971 में जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, और 1972 में जब उन्हें दो जगह से जो है उनको चुनाव हरवाया गया था। तो उसके बाद से लगभग स्पष्ट सा होता था। रोहतक के अंदर भी बार बार वो चुनाव में किस प्रकार से 96 और 98 में उनको थोड़ी थोड़ी वोटों से हराया गया, वो भी एक इतिहास का विषय है। और हमने देखा कि एक बार कांग्रेस के साथ जाकर हाथ वैसे भी जलवा चुकी थी इंडियन नेशनल लोकदल। तो यूं लगता था कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ तो जो है, और जिनका खुद का इंडियन नेशनल लोकदल का बैकग्राउंड भी रहा है पहले, उनके साथ जा सकते थे। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं भी गए, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख इंडियन नेशनल लोकदल को तब होगा जब एक आध किसी वोट से जो है सतीश नांदल जी रह जाएंगे, और वो वोट इनके अगर पड़ जाते तो जीत जाते, तो शायद सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल को दुख होगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या विदु जी? ऐसा कोई इनपुट है आपके पास कि 1-2 वोट से रह जाएंगे सतीश नांदल? नहीं, मेरे पास तो ये इनपुट आ रहा है कि 12 से लेकर 13 जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्वर नहीं था, कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर नहीं देखे हैं वोट, और वो बड़ी टेंशन में चल रहे हैं उस तब से। बीबी बत्रा जी हमने देखा उनको किस प्रकार से कर रहे हैं। मेरे पास तो ये इनपुट आया है कहीं से, पुष्ट नहीं कर रहा हूं, कि 12 से 13 कांग्रेस के विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की। अच्छा। और उस नाते से मुझे लगता है कंफर्टेबल जो है तौर पर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है सतीश नांदल जी जीत सकते हैं। जो भी रहेगा उनका जैसा भी रहेगा, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि संजय भाटिया जी जीतने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1 वोट से, और वो भी चोरी की वोट जो थी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे गिरिधर गमांग जी, और उनको 6 महीने हो गए थे मुख्यमंत्री बने हुए, उसके बावजूद वो सदन के सदस्य अब इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने लोकसभा से, वो आकर वोट देकर गए, और फिर वो चुनाव जो है बनता नहीं था। 6 महीने हो चुके थे उड़ीसा का चुनाव, उड़ीसा में मुख्यमंत्री बने हुए, उनको वोट देने दिया गया। भाजपा के एनडीए के स्पीकर थे बालयोगी जी, स्वर्गीय बालयोगी जी, उसके बावजूद भी उन्होंने वोट दिया, और उस 1 वोट से हम हारे थे चुनाव। हम वहां से बढ़ते हुए आज 2026 में बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस को जो है किस प्रकार से पर्यटन करना पड़ रहा है, अपने विधायकों को जनता से, हरियाणा की हवा से बचाते हुए किस प्रकार भागदौड़ करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत चीजें जो है बदली हैं, और ये अच्छी सुखद है ये सब कुछ जो हुआ। ये बचाते हुए फिरते हैं अपने विधायकों को, इसमें तो सुखद नहीं होना चाहिए कुछ। एक तो इनको तो भरोसा नहीं है,
दूसरा ये देखिए, पता नहीं क्या लालच, दबाव या इनकी अंतरात्मा को आप लोग जगाने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये लोग अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखते हैं। पंडिता जी, आप हमें समझाएं, अलग अलग प्रवक्ताओं से पहले भी हमने बात की है, क्यों अभय चौटाला को ये लगा कि वोट ना करना सही फैसला रहेगा? देखिए, फैसला अभय सिंह जी का फैसला नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये फैसला हरियाणा की जनता की आवाज है। हमने पूरे हरियाणा से फीडबैक ली है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमने प्रवेशक भेजने का काम किया था। उन्होंने सबसे फीडबैक लिया। पार्टी के सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का फैसला भी नहीं है ये पूरी हल्का स्तर के ऊपर आप लगा लीजिए, गांव-गांव तक से हमने ये फीडबैक लिया कि हमें इस राज्यसभा चुनाव के अंदर हमें क्या करना चाहिए। हमारा सही 3 ही ऑप्शन थे हमारे, या तो हम कांग्रेस को वोट करते, या बीजेपी को वोट करते, या हम एब्सटेन रहते। तो देखिए, कांग्रेस ने अभी जैसे रावल जी ने भी बताया, हमें तो तथ्य पता है, हमें तो सारी अंदर की बात पता है, और खुद उनके परिवार वालों के मुंह से सुनी हुई बातें हैं। किस तरीके से जीते हुए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी को हराने का काम किया, इतने हैवी मैंडेट के बाद भजन लाल को दुला दी, बनी बनाई सरकार तोड़ने का हमारा कांग्रेस ने काम किया। कहीं ना कहीं जैसे जितने भी ये कांड गिनाते हैं, उनमें सब में इनका कांग्रेस वालों का हाथ रहा है, और ये तथ्य रहे हैं। कहीं किसी के बारे में आप बोले, अगर पूरा आप मीडिया वाले हैं, अगर आप तथ्यों की पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि अब जैसे भाजपा सत्ता पक्ष के अंदर है, अब ये थोड़ी ना कि भाई कोई बाई इलेक्शन है तो कैसे खराब किया जाता है, कैसे क्या करना है। तो वो सारी बातें बहुत से लोगों को पता है, अंदर की बातें। तो चलो, एक वो नहीं मैं छेड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने जितना नुकसान कर सकती थी इंडियन नेशनल लोकदल का, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजने से लेकर और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी तक का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला जी ने इनकी मदद करने का फैसला किया, एक बार इन पे फिर विश्वास करने की, जबकि इन्होंने हम पे कोई ऐसा एहसान नहीं कर रखा। एक भी बार इन्होंने हमारी कहीं कोई मदद की हो, कभी भी। मतलब इनकी इतनी हाई होप्स हैं कि अभी 2-3 आज मैंने डिबेट करी, एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस के, कहते हमारा करना चाहिए था। भाई, हमारे इतने दलित कैंडिडेट थे, इतने गरीब कैंडिडेट्स हमने उतारे, आपने एक की मदद की हो, बताओ। अभी सुरेश रोड थे, वो भी यही कह रहे थे। सुरेश रोड से ही मेरी बात हो रही थी, एक अलग चैनल के ऊपर थे। तो उनका इतिहास मैंने उनको पूरा गिनाने का काम किया और बताया कि किस तरीके से खून से बड़े आदर्शों की बात, राजनीति के अंदर ये होना चाहिए था, ये मतलब अपना करी इधर उधर की बातें उन्होंने। फिर मैंने उनको आईना भी दिखाने की कोशिश करी कि आपके हाथ खून से रंगे हैं, कोई दूध के दुले नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक सुनील शरान नाम का छोटा सा बच्चा था जिसकी छाती पे मैयड़ में गोली मारी थी, 13 अप्रैल का दिन था। वो तो एक गेस्ट टीचर थी, सीधा उसको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी। और बहुत से मारुति का कांड है, हीरो होंडा कांड है, मिर्चपुर का कांड है, गोहाना का कांड है, किस तरह रोहतक जज्जर जलाया गया, किस तरह एक सिटिंग मंत्री को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि दूसरी जाति के मंत्री भी वहीं थे, उनको तो टारगेट नहीं किया, उनका घर जला दिया। और बड़ी हैरानगी की बात है कि भाजपा के नेता आज के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि हुड्डा साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। और बहुत से बयान गंदे गंदे, मतलब जागड़ा जी ने हमारे बारे में दिए, उसके बाद बेदी जी ने हमारे बारे में गलत बोला, गौतम है इनके सफेदों के विधायक है, राम कुमार गौतम, उन्होंने बहुत भला बुरा बोला, एक कम्युनिटी के बारे में बहुत भला बुरा बोला, फिर अपनी बात को कहीं ना कहीं बोल के मतलब ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं कोई कुत्ते से कंपेयर कर दिया, कहीं कोई साला ससुरा, मतलब बहुत कुछ गंदा बोला। उसके बाद भी मतलब ये एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम इनको वोट करेंगे। मतलब भाजपा को भी वोट करने के बहुत कारण थे। ये एक अलग तो विषय है। इसमें पंडिता जी ये दो अलग अलग बातें हो गई। एक तो कि कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने फीडबैक लिया, दूसरा ये कि ये कुछ नेता चौटाला परिवार के खिलाफ बोल रहे थे। मैं वही बात, आप ना भी करते, मैं अगर आप मेरी अगली बात सुनते, आपको पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मतलब ये एक विषय भी था। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता कुछ भी सुनते रहेंगे और आहत नहीं होगी, उनकी आत्मा आहत नहीं होगी। उन्होंने अगर फील्ड से भी आई है तो फील्ड से भी कई बार ये
ये फीडबैक आई है, कई जगहों से फीडबैक आई है कि ये सारे नेता आपके बारे में, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के बारे तक में, मतलब ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में भी बहुत मतलब गलत बयानबाजी करते रहे हैं। तो ये अभी हाल ही की बातें हैं। और साथ ही में बिल्कुल यही वजह हो सकती है कि जनता की आवाज जो होती है वो परमात्मा की आवाज होती है, और जनता की आवाज में भी उनके अंदर भी ये डर था इस बात का कि आप फिर भी इनको वोट करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो अभी हाल ही में आपको पता है जयप्रकाश जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था रामपाल माजरा जी के बारे में और अभय सिंह चौटाला जी के बारे में, उन्होंने बेईमानी, कमजोरी और निकम्मापन छुपाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए अभय सिंह जी के बारे में। और इनको ये नहीं पता कि भाई अभी इलेक्शन हुआ है, सब बच्चा देख रहा है, भाई जिस पार्टी का एजेंट होगा उसी पार्टी को वोट दिखा सकता है। वो कहते हैं वहां एजेंट थे, अरे कांग्रेस वाले हमें थोड़ी ना वोट दिखाएंगे। दिखाया तो था रणदीप सुरजेवाला जी ने किरण चौधरी जी को, उनका वोट कैंसिल हो गया था। तो हमें थोड़ी ना कांग्रेस, हमें तो हमारे विधायक दिखा के करेंगे, या अकाली दल का दिखा के करेगा, या हमें जो हमारी पार्टी का है। तो एजेंट किसी के दूसरे पार्टी को वोट नहीं। इसी वजह से अभी इशू हो रहा है ये वाला जो अभी चल रहा है, अभी विधानसभा ये जो में हो रहा है, राज्यसभा की वोटिंग में जो कैंसिल हुई है, ये इससे रिलेटेड भी है। जो बात हो रही थी कि हुड्डा जी ने किसी का देखा है वोट नहीं देखा, तो उनको ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है, अपनी करनी देखनी चाहिए। हुड्डा जी ने क्या किया था, बैलेट खाली छोड़ा था, और इतनी बड़ी बात थी वो, मतलब उसकी चर्चा आज तक होती है। और मुझे लगता है कि अगर इस चुनाव में भी ऐसा हुआ तो हुड्डा साहब को मुंह दिखाने के लिए अब हमारे ऊपर तो कोई कटाक्ष कर नहीं सकते। हमारे ऊपर तो बड़ी पहले बयान दे दिया उन्होंने कि अब बताएं भी, ना हमें पसंद करते ना भाजपा को पसंद करते, अब क्या करेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करें। तो हमारा स्टैंड तो देख लिया हरियाणा की जनता ने, लेकिन इसके बावजूद भी, और जहां तक मेरे को उम्मीद है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ फीडबैक मेरे पास भी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव हार रही है, और अगर थोड़े बहुत मार्जिन से जीतती या नहीं जीतती वो मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या कमी क्या रही होगी, मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में। लेकिन हाँ, जो पुराना इतिहास रहा है हमारे को, हु इज द लेसर इवल, तो हमें बोलेंगे कि कांग्रेस हमारे लिए ज्यादा इवल रही है, और हमारा बहुत नुकसान किया है कांग्रेस ने, और हमारे नेता को 10 साल तक तो इनको हराने की दिशा में 2 कदम तो आप लोग भी बढ़ा सकते थे। 2 विधायक थे आप लोगों के पास। नहीं, विधु रावल जी तो ये भी कह रहे हैं, क्या पता ऐसे भी हालात हो कि 2 ही विधायकों से अगर हार जाएं तो क्या इनेलो को, अभय चौटाला को अच्छा लगेगा सतीश नांदल का यूं हार जाना कर्मवीर बोर्ड के खिलाफ? ठीक है पंडिता जी, अभी विधु रावल जी, उनके बाद फिर आपके पास आते हैं। विधु रावल जी को कुछ कहना? मैं पार्टी के स्टैंड से अलग तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनली बोल सकता हूँ, आई वुड लाइक टू सी देम लूज। मेरा ये पर्सनल है, मैं पार्टी के बारे में नहीं अपनी ये कमेंट कर रहा, बट हाँ कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, तो मेरा थोड़ा मुझे होगा, दुख होगा। अच्छी बात है, आप एडमिट कर रहे हैं, आपको दुख होगा अगर वो हारेंगे तो। नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड नहीं है ये, मैं क्लियर कर दूं, कल को आप मुझे कहीं फिक्स में ले आओ। दोस्तों का भी अभय चौटाला के भी रहे थे, सतीश नांदल चौटाला साहब के करीबी रहे थे। खैर ठीक है, राजनीति में हालात बदलते हैं, दल बदलते हैं। छोड़ के भी गए वो हमारे को, उसका भी मलाल हमारे को है। हाँ, उसका मलाल भी है हमारे को जी। तो आपको तो फैसले को लेकर भी थोड़ी टीस होगी पर्सनली? नहीं, कोई इस फैसले को लेकर पार्टी सर्वप्रिय, पार्टी का जो फैसला है वो पूरे हरियाणा की आवाज है। मैंने तभी आपको क्लियर किया था। देखिए, जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, जो जिस टाइप की ये पार्टी है, और अगर कांग्रेस हारती है तो मैं उनको किसी भी डिबेट पे बोलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ये नहीं, मेरे और बहुत कारण है, मतलब मैं क्यों इनको हारते हुए देखना चाहता हूँ, उसमें और अलग बहुत कारण है। और इनका जो चरित्र है वो जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। मेरी पार्टी का फैसला बिल्कुल सही है। जी पंडिता जी, ठीक है। प्रयास तो ये भी कर रहे होंगे कि जो 2 बार पहले हो गया, एक बार इनके खुद के चाहने से 2016 में, 2022 में भी इनके नेताओं की ओर से किया गया, ठीक है। ये चाह रहे होंगे कि हैट्रिक ना बन जाए। पंडिता जी थोड़ा इंतजार तो आप कीजिए। विधु जी देखिए, बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, आपके पास इनपुट है कि 12 वोटों का आप जिक्र कर रहे हैं, विधु जी की क्रॉस वोट हुए हैं। पंडिता जी के पास भी इसी तरह की जानकारी है कि सतीश नांदल जीते। मेरे पास 11 की है, मेरे पास 11 की है। ये एक बड़े नंबर्स आप लोग लेकर आ गए, 11 और 12। अभी और क्योंकि बड़े नंबर्स की जरूरत भी है, ज्यादा नंबर्स की जरूरत है।
कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं मेरे पास। बहुत सारे हरियाणा के पत्रकारों के बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी ये फ्लैशबैक हो गया है। मेरे नाम से फ्लैश हुआ है कि 12 से 13 विधायकों का। मैंने देखिए, मेरे पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी ही आई है, और जानकारियां कांग्रेस के खेमे से ही आ रही हैं ये सारी। हमारे पास कोई, क्योंकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर को ही ये वोट दिखाया गया है। 87 वोट जो है वैलिड माने गए हैं, नहीं, हाँ 87 वोट वैलिड माने गए। 2 इंडियन नेशनल लोकदल दो ने जो वोट है नहीं किए, abstain एक कर गया, और इनवैलिड हो एक गया। जो है वोट इनवैलिड हो गया। तो उस नाते से 87 वोटों के बाद जो है जो ऑब्जर्वर हैं उन्हीं को केवल वोट दिखाने की परंपरा है। तो मेरे पास जो है एक पक्का इनपुट है, नाम कोई आवश्यकता नहीं नाम लेने की, लेकिन मुझे बताया गया कि 12 से 13 वोटों का जो है शायद क्रॉस वोटिंग हुई। काउंट वो भी ढंग से नहीं कर पाए उन्होंने भी ऑब्जर्वर के। और फिर जो भाव भंगिमा देख रहे हैं हम लगातार बत्रा जी की, अच्छा, वो 12 से कांग्रेस 13 पार्टी वाली जिस आपके पास जानकारी, इसके अलावा कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं क्या? इस पर भी कोई जानकारी? मेरे पास जो जानकारी आई है मैं पुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अंदर की से जानकारी आ रही है, और ये अनवेरिफाइड सोर्सेज है। वो यही आई है कि 87 वोट जो है वैलिड माने गए। सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है इसमें, वो वैलिड और इनवैलिड वोट्स को निकालने की होती है, जैसे चुनाव की गिनती शुरू होती है। तो 87 वोट मेरे पास जो अभी तक है, मैं गलत हो सकती है जानकारी, फिर से कह रहा हूं, मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूं इस बात को, मेरे आधिकारिक सूत्रों से नहीं आई है ये, अनवेरिफाइड सोर्सेज से है कि 87 वोट वैलिड माने गए। अब वो 87 वोट्स की काउंटिंग हो रही, तो उस नाते से कोई बीच में ऑब्जर्वर अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन करता है तो उतना ही फिर टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। उस ऑब्जेक्शन को पहले क्लियर किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वोटिंग दोबारा से पूरी की पूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि जहां से वोटिंग जहां तक हो गए, काउंट हो गए, वहां के बाद उनको दोबारा से काउंट किया जाता है। ये मेरे पास ये जानकारी है। अभी जो बात रजत पंजेटा जी ने कही है, बेशक उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कही है, लेकिन दैट इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ एंटायर नेशन, पूरा देश। मैं लगभग पिछले 1.5-2 घंटे से यही बात कह रहा हूं। हो सकता है किसी कांग्रेस के समर्थक को, जो आज भी कांग्रेस के समर्थक रह गए, चुभ रही हो, लेकिन पूरे का पूरा देश के अंदर एक बड़ा जो है जन समुदाय जो है वो चाहता है कांग्रेस को हारता हुआ देखना चाहता है, और उसके लिए देयर इज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट राहुल गांधी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 8-10 सालों में अपना जो राजनीति कंडक्ट किया है, विशेष रूप से 2014 के बाद से, जितना उतावलापन दिखाया है, जितना डिसमिसिव उनका एटीट्यूड रहा है, जितना लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा भाव कम रहा है उनका, और जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, केवल शायद सत्ता पाने के लिए किए होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं विदेशी कुछ ताकतें इनके साथ लगी हुई हैं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये भी मान लें कि सत्ता लोलुपता में ही इन्होंने भारत के खिलाफ जो जाकर कुछ कदम उठाने लग गए हो। इसके बावजूद भी एक मोस्ट हेटेड पार्टी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी आज देश। प्रदेश में भी यही भाव है। रजत पंजेटा जी का जो भाव है, आप जमीन पर जब लोगों से मिलते हैं, लोग भाजपा की जीत से भी ज्यादा कांग्रेस की हार को आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इसी नाते से जो है ये देश भर में इतना बुरा हाल हरियाणा में तो नहीं है। अभी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है 37 विधायकों के साथ 2009 के बाद, ये इनका तो कम से कम सबसे बड़ा मैंडेट है। वोट परसेंट ठीक है। अब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों उनकी धुलाई करते रहो लगातार ये कहकर कि सभी को उनसे नफरत हो गई है या सभी नफरत कर रहे हैं। मैंने इस बात को बहुत अच्छे समय में नहीं है, 3 बार से लगातार हार रहे हैं, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं है हरियाणा में। कम से मैंने इस बात को एड्रेस किया है, मैंने अलग तरीके से एड्रेस किया है। मैंने ये कहा कि कुछ लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिस कारण से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन फिर उन विधायकों पर दबाव होता है कि आप जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मत डाल कर आइए। ये चीजें नफरत पैदा करती हैं। अच्छा देखिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी तो अपील कर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, आपको कोई अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस वाले, किसी कांग्रेस के हैंडल से, किसी कांग्रेस के नेता के मुख से ये बात सुनी है कि आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है? वो लगातार पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। 2011 की फोटो जो है एक्स पर पोस्ट करके डाल रहे हैं, देखिए छूटी लाइनें। और फिर जो पकड़े जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। 500 सिलेंडर लिए पकड़े जा रहे हैं। अगर सिलेंडरों की कमी है तो 500 सिलेंडर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास होर्डिंग करते हुए कैसे पकड़े जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर किस प्रकार से देश के अंदर विपरीत परिस्थितियां पैदा करने, क्या ये जनता देखती नहीं होगी? क्या जनता इसको क्या किस प्रकार से लेती होगी? क्या जनता के मन में कांग्रेस के प्रति गुस्सा नहीं आता होगा इन हरकतों के बाद? मुझे निश्चित तौर पर आता होगा। भारत एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, वर्ल्ड स्टेज पर इस्टेब्लिश कर रहा है। दुनिया के 80 बड़े बड़े देश जो हैं वो आए हैं यहाँ पर एआई समिट करने के लिए। भारत अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा दिखा रहा है।
पहली बार, शायद हम लेट स्टार्टर्स हैं, ये भी मैं कंसीड कर लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आकर भारत एक कुछ परफॉर्म कर रहा है जिसको दुनिया सराहने का प्रयास कर रही है। उसके अंदर आकर किस प्रकार से इन्होंने जो कपड़े उतार कर नंगा होने का काम किया, तो इनको नंगी और गंदी पार्टी क्यों ना कहा जाए। अच्छा, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वहां पर जो स्वीप कर रहे थे, वहां जो झाड़ू मारने वाले लोग थे, वहां पर जो स्टॉल लगाए हुए लोग थे, वो उनको लात और घूंसे मार रहे हैं। ये वीडियो तो सबने देखा ना। तो ये क्या बताता है आपको कि देश नफरत करता है इन हरकतों से। राहुल गांधी को लगता होगा कि शायद वो वन अपमैनशिप में कुछ इस प्रकार का कोई उन्होंने स्कोर, ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लिया होगा, जिस तरह वो मुंह बनाकर छोटा सा हंस लेते हैं उल्टा सुल्टा बोलकर, उनको लगता होगा कि वो हीरो बन रहे हैं। और शायद एक छोटा सा वर्ग जो है, जो साइकोफेंट्स का वर्ग है, वो उनको जताता है कि आप जननायक बन रहे हैं, लेकिन असल में राहुल गांधी अपने प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं देश भर में। राहुल गांधी की ये हरकतें जो है नहीं पसंद आ रही हैं, एक बिगड़ैल राजकुमार ऐसे वो लगते हैं, और इस नाते से देश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है उसका देश भुगतान करने को तैयार नहीं है। दिस फार एंड नो फर्दर। कांग्रेस पार्टी ने बहुत नुकसान कर दिया इस देश का, और ज्यादा नहीं करवा सकती। इसलिए जो बड़ी भावना है, जो जनमानस की भावना बनती जा रही है, वो कांग्रेस की हार में अपनी जीत ढूंढने लगी। ये विषय। लेकिन इसमें तो विधायकों को वोट करना है। पिछले उत्तर में आप कह रहे थे कि विधायक भी राहुल गांधी से खुश नहीं है, वो भी उनसे कहीं ना कहीं परेशान तो हैं। लेकिन पंडिता जी, इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने अंतर्मन की सुने, अंतरात्मा की सुनते हो। बिल्कुल बाध्यता नहीं है कि आप अपने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट देंगे, लेकिन हम बहुत बार देखते हैं, चाहे क्रॉस वोट की बात हो या वोट रद्द करवाने की बात हो, राजनीतिक फायदा क्या के नुकसान क्या के, इन तमाम बातों का तो मूल्यांकन करते ही हैं विधायक, उसके बाद ही वोट करते हैं। देखिए, ये तो मन में हमेशा रहती है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन कब लास्ट मोमेंट पे कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी। मुझे लगता है कि अभी भी हारते हैं तो इनके मैनेजमेंट की कमी रहेगी। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी, अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं इनकी रणनीति की कोई ना कोई कमी रहेगी, और मुझे लगता है ऐसी कोई इनके पास कमी थी नहीं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, आप सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ होता है। मतलब आप सारा सिस्टम आपका है, साम दाम दंड भेद, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, और कांग्रेस भी अपने समय में ऐसा करती रही है। मैं ये क्यों कहूँ कि भाजपा कर रही है। और जो आपने ये बात कही, मेरे अलग कारण है कांग्रेस के प्रति। अगर मेरी कोई बात है मेरे अंदर, और वो जरूरी नहीं है कि विदु रावल जी जो बातें कर रहे हैं उसके वो कारण, वो उनकी पार्टी के एंगल से सोच रहे हैं, उनके कारण अलग हो सकते हैं। मेरे कारण उनसे कोई मैच नहीं करते, हमारे अलग कारण है। और जिस तरीके का नुकसान हमारा किया है, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जनता उनके पास है। बिल्कुल ज्योति जी, अगर मैं आपको तथ्यों के साथ कुछ आपको आंकड़े और कुछ बातें, और कुछ, जैसे आप हरियाणा की राजनीति को बड़े लंबे समय से कवर करती आई हैं, आप मुझे बताइए कैंडिडेट जितना जो मैंडेट आया था 2005 के अंदर, वो भजन लाल जी के नाम पे आया था, सब जानते हैं अच्छी तरह से। चलो, इन्होंने वहां भी कोई सीडी वगैरह दिखाई आगे मुझे तो, मतलब आप ये लगा लीजिए इनके पास सारे हथकंडे हैं। ये अलग तरीके की राजनीति करते हैं। मतलब कोई भी इस लेवल तक, वो सीडी हमारे पास भी आई थी, हमने तो कोई उसको उजागर करने का काम नहीं किया, लेकिन मैंडेट फुल आया कांग्रेस के पास भजन लाल जी के टर्म में। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, हुड्डा जी को सारी कमान दी, हुड्डा जी मेजॉरिटी पे नहीं पहुंच पाए। किस तरह कुलदीप शर्मा जी ने उसको लटकाए रखा, मैटर को, हजका वाले जो आए थे उनको यूज भी किया, और एंड में आके उसका जो है पूरा टर्म निकाल दी और फैसला नहीं दिया, तक हाई कोर्ट में भी वो लटकता रहा, जो एंटी डिफेक्शन वाला था। ठीक है, वो तो मामला अदालत में था, और इस तरह के मामलों में हम जानते ही हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना, उस अदालत नहीं, अदालत नहीं, स्पीकर का जब तक नहीं आता, स्पीकर के हाथ में था वो सारा का सारा, अदालत का इशू नहीं था उसके अंदर। उसके बाद अगला इलेक्शन आता है, उस अगले इलेक्शन में कांग्रेस की ऐसी हालत थी, नेशनल पार्टी होते हमसे 4.5 लाख वोट कम थे, हम मुख्य विपक्षी दल हम बने थे, उनका हमसे एक एमपी कम था। मैं आपको बता रहा हूँ, 4.5 लाख वोट कम नहीं होते। और 2019 में हमारी सरकार निश्चित तौर पे बनती। कांग्रेस को जिंदा करने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो दुष्यंत है। अगर दुष्यंत पार्टी ना हमारा भीतरघात करता, कांग्रेस कभी भी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में जो आज आ रखी है वो कभी नहीं आती। राज में इंडियन नेशनल लोकदल का आता, और ना हम जनता के, हमने खजाने भरे छोड़े, हमने जनता के काम किए, जनता पसंद कर रही थी, राज आ रहा था। सिर्फ कांग्रेस को जिंदा करने वाला दुष्यंत है। उसके बाद हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उससे अगले इलेक्शन पे आते हैं,
उससे उससे अगला इलेक्शन हो गया बायपोल, बिल्कुल मतलब दो हिस्सों में बट गया वो। अब अगर आपका दो हिस्सों में बट जाएगा, सरकार के पक्ष में वोट और सरकार के विरुद्ध वोट, ऐसा नहीं है कि हमें वोट इसलिए नहीं पड़े कि हमें जनता पसंद नहीं करती, बिल्कुल ये ऐसा सिनेरियो ही नहीं था। लोकसभा से ही पता चल रहा था ऐसा सिनेरियो नहीं है कि भाई दो पक्षों में सारा, और जनता ने लड़ाई लड़ी है, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने तो एक काम जरूर किया है जो कि मुझे लगता है, कुलदीप शर्मा जी का बयान सुन लीजिए, आप कैप्टन अजय यादव का सुन लीजिए, आप इनके और नेताओं का सुन लीजिए। मतलब इन्होंने जीता हुआ इलेक्शन, चाहे ब्रिजेंद्र का बयान सुन लीजिए, चाहे खुद रणदीप सुरजेवाला ने मीटिंग में 9 सेक्टर चंडीगढ़ में जो बात मेरे हाँ। की थी, इंटरव्यू में भी ये खुद कहा जीता सुरजेवाला ने, जीता हुआ ये चुनाव जीता हारे, लोकसभा जीता में हुआ ज्यादा सीटें चुनाव, मिलनी थी, विधानसभा में 75 प्लस मिलनी थी। मैं कह रहा हूं ये जीता हुआ चुनाव जिसको हम खुद मान रहे थे, मैं आपको पर्सनल भी अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ, मतलब रावल जी भी हमारे साथ डिबेट्स में रहे हैं, अंदर तक इनको भी पता है किस तरीके का रहा। लेकिन ये सारा जीता हुआ चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने केसेस के प्रेशर में, जो एक के बाद एक इनको क्लीन चिट मिल रही है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और मुझे लगता है जीता हुआ चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गलत टिकट वितरण, साथ में पैरेलल कैंडिडेट खड़े किए, उनको फंडिंग करी, ब्रिजेंद्र जी को जैसे हराया गया और जगह भी हराया गया, 10 लोगों को वादा किया, पैसे भी, आपको पता है शारदा राठौर जी का वीडियो आपने देखा है ज्योति जी, किन किन लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हैं उसमें, घर से भी पैसे लेके गए, किसके पीए लेके गए हैं, किस किस के पीए के पास पैसा पहुंचा है। मतलब आप ये लगा लीजिए, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कितने केसेस में अभी भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप ये देखिए ना, नंबर ऑफ केसेस है, सारे सीएलयू से, इससे लैंड से जुड़े हुए केसेस हैं, किस तरीके से राजस्व को घाटा पहुंचाया। इवन मुझे कोई वो नहीं है एजेल वाले मामले में डिस्कस करने की, वो 82 के अलॉटमेंट 2005 में कैसे कर सकते हैं, वो वाले रेट यहाँ कैसे, अब सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी कि भाई ये हुड्डा जी को मिल गया, हमें भी दो, कितने पिटिशनर अब रिलीफ मांगेंगे कि भैया सेम हमारे को भी दो, आपने हमारा ना रद्द कर सकते हो, ना हमारी साइट जब्त कर सकते हो, ना री ऑप्शन कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर तो कितना, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या इनकी सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, उसके केस के अगेंस्ट क्या, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, वो तो इनके बड़े नेताओं को, हुड्डा जी को पता होगा। लेकिन छोड़िए, ये विषय नहीं है, लेकिन ये विषय कहीं ना कहीं, ये भी कहीं ना कहीं तार जुड़ती है कि आज अगर तीसरी बार कांग्रेस, अगर बीजेपी सत्ता में है, तो उसका सबसे बड़ा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनकी कहीं ना कहीं कमजोर कोई नस है जो दबी हुई है इनके हाथ में, और जिसकी वजह से इन्होंने आया हुआ राज। आप मुझे एक बात का प्रश्न का जवाब दे दीजिए, जितने आपको कांग्रेस वाले बोलते हैं, बोलिए इंडियन नेशनल लोकदल वाले तो इतना सब कुछ के बाद भी आपसे हाथ मिलाने आए थे। अगर 6-7 लाख वोट और आ जाते तो राज पक्का था, मगर हमारे साथ भी गठबंधन किसके दबाव में नहीं किया आपको। ये तो बहुत से ऐसे प्रश्न है, वो चाहते ही नहीं थे कि राज आए, वो चाहते ही नहीं थे कि भाजपा सत्ता से बाहर जाए। अब मुझे नहीं पता किसके इशारों पे नाच रहे, किसके इशारों पे नहीं नाच रहे, और अब तो मोहर ही लग जाएगी अगर ये अब भी तो इलेक्शन, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला है ना, हाथ, आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा भी बनना चाहते थे, एलिगेशन भूपेंद्र हुड्डा पर है कि उनके चाहने से ये नहीं हो पाया। दूसरी ओर आप लोग ये भी कह देते हैं कि हम तो जी राजनीति गैर कांग्रेस की करते हैं। अब चलिए, आज तो क्योंकि देखिए ये मुद्दा ऐसा हो गया है जिसमें हम पूरे प्रदेश के सारे सियासी मुद्दों को लेकर, पिछले चुनाव को लेकर, पिछले कई सारे चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं विधु जी, लेकिन ये आज जो होना है कर्मवीर बोध और सतीश नांदल को लेकर जो होना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भूपेंद्र हुड्डा के भी राजनीतिक कद को डिफाइन करेगा आने वाले दिनों में। संगठन के भीतर ही कुछ क्रॉस वोट भी अगर हो जाते हैं, वो भी एक चैलेंज रहेगा उनके सामने, और अगर जीत जाते हैं सतीश नांदल, ये तो मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा ही। मुझे लगता है कि एक बड़ी रिफ्लेक्शन जो है राहुल गांधी के नेतृत्व पर होगी। राहुल गांधी जिस प्रकार से देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं, और उनकी जो राष्ट्र विरोधी जो एक्टिविटीज है उस पर एक मैंडेट होगा। आज भूपेंद्र हुड्डा के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं, सीधा निशाना दिल्ली जाकर राहुल गांधी पर ही लग रहा है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी की पार्टी के हैं, राहुल गांधी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ कही है रजत पंजेटा जी ने कहा कि उनके अलग कारण है, ही हैज अ डिफरेंट रीजंस फॉर नॉट लाइकिंग कांग्रेस पार्टी, तो वो ठीक बात है। कोई देशभक्त व्यक्ति जो है वो आपको कोई चोरी या बर्गलरी करता हुआ नहीं मिलता, कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति आपको जो है फ्रॉड करता हुआ नहीं दिखता। एक बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है, उसको जिस मर्जी दृष्टिकोण से देख लें, जिस मर्जी जो है सूरत आईना से देख लें, आप जिस मर्जी एंगल से देख लें, वो बुरा ही होता है। उन्होंने एक एंगल से देखा है, मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, उनको जो एंगल उनकी राजनीति का जो एंगल है उससे वो उन्होंने देखा है, और बुराई वहां पर भी मिली है।
मैं जो है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी राजनीति करते हैं, तो राष्ट्र के चश्मे को के अनुसार देखता हूं कि कौन राष्ट्र के लिए उपयोगी है और कौन राष्ट्र के लिए घातक है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उन्होंने एक दो बताई कि इसलिए उनको क्लीन चिट मिल गया। अब ये जुडिशरी दे रही क्लीन चिट, और जुडिशरी जो है बहुत जो है प्रबुद्ध है। हरियाणा की देश की जुडिशरी बहुत प्रबुद्ध है। वो देखती है कि किस प्रकार से कोई अगर चीजें जो है उनके मुताबिक नहीं होती हैं तो वो जो है डायरेक्ट करती हैं। और मुझे लगता है ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हाफ बेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो अब ईरान और इजराइल के बीच में भी चल रही है। दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को 2-2, 3-3 बार वो मार चुके हैं। नेतन्याहू के बारे में भी कुछ दिनों से रूमर्स चल रहे हैं, ट्रंप के बारे में भी आ चुका है आज तो इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें इस देश की व्यवस्थाओं पर यकीन करना चाहिए। यकीन करना चाहिए कि कहीं पर भी जो मैक्सिम रहता है, जो एक पूरा जूरिस्प्रूडेंस का एक पुराना मैक्सिम है कि 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी कॉट। तो उस नाते से कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इन लोगों को कई बार मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल को ताजा ताजा मिला है, जबकि बहुत सारे लोग कहते थे कि वो ओपन एंड शट केस है, इसके बाद भी कोर्ट से मिला है। तो उसको क्या कहेंगे आप कि वहां पर भी कुछ इस तरह की बात हुई है? ऐसा नहीं होता है। अभी जो दूसरा विषय है आपने जो उठाया है कि ये हार किसकी होगी, मैं इसको हार अभी से मानता हूं। अभी केवल पब्लिक डोमेन में यही है कि माफी चाहूंगा, परमवीर सिंह जो है उनका वोट कैंसिल हुआ है। वो वोट भी जो कैंसिल हुआ है और एक वोट जो कैंसिल होते होते रह गया है, मैं इसको जो है कोई गलती से हुआ नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया है विधायक द्वारा कि भाई हम इस पार्टी को वोट देने में झिझक रहे हैं, हम पूरा जो है इस पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। इस तरह का एक मैसेज जरूर जो है कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा है। और इस नाते से मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, जो देश भर के अंदर जो उनकी गतिविधियां रही हैं उसको देश जो है नापसंद कर रहा है। एक इस प्रकार का मैसेज, एक फीडबैक जो है ग्राउंड से और अगर कर्मवीर बोध जीत जाते हैं, चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं, सतीश नांदल से ज्यादा हैं, तो पसंद कर रहा है देश उनको, कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को? मैंने तो अभी से कहा है, देखिए सतीश नांदल जी निर्दलीय उम्मीदवार हैं और मैंने तो अभी कहा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, जो चीज पब्लिक नॉलेज में है वो है कि एक वोट जो है कांग्रेस के विधायक ने, एक अनुभवी कांग्रेस के विधायक ने ये रद्द तो हुआ, बट मैं तो जीत हार की बात कर रही हूँ। इनवैलिड हुआ है वो तो है ही। जीत थोड़ी देर में आप इस न्यूज को ब्रेक कर देंगे कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन मैं तो अभी से ही कह रहा हूं कि कम वोट में जो भी कुछ हुआ है, कांग्रेस हार चुकी है। ही एक निर्दलीय उम्मीदवार से कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और वो बहुत बड़ा जो है जनता का एक रिफ्लेक्शन है कि जनता क्या देखना चाह रही है। जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से कैद करने के बाद भी, अगर उसके बाद भी अगर इस प्रकार के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो जो है गुड लक टू देम। अभी उनके क्रॉस वोटिंग का भी एक रिजल्ट अभी हमारे सामने आने ही वाला है, कितने लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या आप इसके बाद आप जीत को अगर मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं एक हाइपोथेटिकल आगे एनालिसिस करता हूं कि अगर मान लीजिए 1 या 2 वोट से अगर मान लीजिए जीत भी जाएंगे, तो क्या इसको जीत मान पाएगा कोई? क्या वो जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो क्या वो कारपेट के नीचे दब के छुप जाएगा? कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा ही होता है। जबकि मेरे पास जो है जो जानकारियां आ रही हैं, और वो जो जानकारी मैंने पहले दी थी उसी की मिलती जुलती दोबारा एक जानकारी आई है कि क्रॉस वोटिंग जो है लगभग पक्की है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अब कितनी हुई है, 10-12 हुई है, 15 हुई है, 13 हुई है, 14 हुई है, 10 हुई है, वो देखने वाली बात है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का जानकारियां छन छन कर आ ही रही हैं। आपके टीवी चैनल पर भी ये बात आई है, मेरे ख्याल आपका भी जो संवाददाता वहां पर है विधानसभा के अंदर, उनके कान तक भी ये बात पहुंची हुई। तो बात कुल मिलाकर ये है कि चित भी आपकी पट भी आपका। कर्मवीर बोध हारे तो कांग्रेस को घेरेंगे ही। अगर उनकी क्रॉस वोटिंग हुई, सतीश नांदल बावजूद इसके हार गए, तो भी आप लोग उसे कांग्रेस की हार से कम नहीं मानेंगे? देखिए, कांग्रेस एक दलित विरोधी पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस ने दलितों का हमेशा उपयोग किया अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकालकर दलितों को छोड़ा है। मैं 1932 से जो है इस पार्टी का जो है जो कुकृत्य है बता सकता हूं। पुनः पैक्ट था, उसमें बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अड़ गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन दलितों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। 1932 से मैं उठा रहा हूं इस बात को। 1947 तक आते आते दलित रिप्रेजेंटेशन नहीं रखना चाहते थे नेहरू जी, किसी एक का भी नहीं रखना चाहते थे। जब उनको बार बार कहा गया नहीं एक रखना है, तो बाबू जगजीवन राम का नाम लेकर आए
तब भी डॉक्टर अंबेडकर जी का इन्होंने अपमान करने का प्रयास किया। चलो गांधी जी की इंटरवेंशन के बाद जो है अंबेडकर जी को ले लिया गया, फिर उसके बाद किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया कि 1951 में उनको इस्तीफा देना पड़ा। 1952 और 54 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो इतना पॉपुलर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में आज तक, उनकी मृत्यु के जो है अब उनको स्वर्ग गए हुए अब 60 साल से अधिक हो चुका है, 70 साल होने वाले हैं, 70 साल हो जाएंगे इस साल जो है। इसके बावजूद भी वो आज इतने लोकप्रियता के शिखर पर है डॉक्टर अंबेडकर। उनको 14,000 वोटों से हरा दिया गया नॉर्थ मुंबई से, जबकि 76,352 वोट जो है नेहरू साहब ने कैंसिल करवाए थे वहां पर। किस प्रकार से सभी पार्टियों का एक उम्मीदवार, और वो उम्मीदवार कौन, काजोलकर, जो खुद अंबेडकर जी को एम्बेरस करने के लिए पिए था उनका, और अंबेडकर जी के हारने के बाद चिट्ठी लिख रहे एडविना माउंटबेटन जो हिंदुस्तान से गए हुए, जिनको 4-5 साल हो चुके हैं, उनको चिट्ठी लिख कर गए, कह रहे हैं कि अंबेडकर को निपटा दिया हमने। ऐसी इतनी नफरत करने वाली पार्टी लेकिन आज की तारीख में तो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग हैं दलित विरोधी। 2 रिजर्व सीटें हैं, उनसे भी ये जीत कर आ गए हैं। तेलंगाना में वोट लिया, 2 रिजर्व सीटों से जीत कर आ गए हैं। अब राज्यसभा के लिए भी दलित चेहरे को मैदान में उतारा है। अब इनका कहना तो ये है कि इंडिपेंडेंट आप लोगों ने उतार दिया ताकि कोई दलित, कमेरा या कर्मचारियों की आवाज उठाने वाला चेहरा राज्यसभा में अगर जाता है तो आप लोग रोड अटका रहे हैं बीच में। अब ठीक है पंजेटा जी, कांग्रेस की ओर से जो कहा गया इंडिपेंडेंट, मैं माफी चाहूंगा, इस पर छोटा उत्तर ले लीजिए मेरा। जी बोलिए। इस पर छोटा उत्तर मेरा ले लीजिए, क्योंकि आपने मुझे सवाल खड़ा किया है विद ड्यू परमिशन फ्रॉम पंजेटा। तेलंगाना में 2023 में इन लोगों ने चुनाव लड़ा, बकायदा बोला ने लिखित में दिया, होर्डिंग्स लगाए कि एक दलित मुख्यमंत्री देंगे पहली बार तेलंगाना को। दिया क्या? रेवंत रेड्डी को दिया। दलित मुख्यमंत्री वहां कैसे छोड़ दिया? मध्य प्रदेश में जो है फूल सिंह बरैया जो है, उनके साथ इन्होंने क्या किया? राजस्थान में एक मंत्री इनके थे, जब मणिपुर पर एक डिबेट चल रही थी तो उस मंत्री ने ये केवल इतनी बात कही कि आप राजस्थान में महिलाओं की स्थिति तो देख लो, वहां तो लड़कियों लड़ सकती हूं कहकर उत्तर प्रदेश में चले जाते हो, राजस्थान को देख लो। उसी शाम को उस मंत्री को, दलित मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार से दिन की पत्ती रही हो। कुमारी शैलजा जी के साथ इन लोगों ने क्या किया है? अपनी जो एकमात्र इनकी बड़ी दलित नेता थी, उनके साथ दुर्व्यवहार जो इन्होंने किया, किसी से छुपा है क्या? तो दलित कार्ड को केवल अपने उपयोग के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए करना, तो आज दलित भी इनसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम केवल आपकी राजनीतिक उपयोग के लिए रह गए हैं? क्या आप जब मन करेगा, जब सत्ता में आएंगे, तब तो मिर्चपुर और गोहाना कर देंगे, तब तो जो है आकर झज्जर के अंदर सोनिया गांधी आकर जो है आंसू बहाते हुए किस प्रकार से कहेंगी और मिर्चपुर तक भी नहीं पहुंचेंगी। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं आपका कैरेक्टर कुछ और होता है, और बाहर आकर आप इस प्रकार से, अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उससे केवल 30 दिन पहले एक और वोटिंग हुई, स्पीकर को लेकर वोटिंग हुई थी, तब तो इन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था अपना। तो जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो वही दलित उम्मीदवार जो 9 बार के एमपी थे, मैं अगर नाम ठीक याद कर पा रहा हूं तो के सुरेश उनका नाम था, वो के सुरेश को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? तो दलित केवल जो है उस जगह पर फंसाया जाए जहां पर वोट आपकी कट सकती है या आपको वोट ना मिलने की संभावना है। दलित शब्द का उपयोग करना बंद करना चाहिए। दलितों के प्रति अगर वास्तव में इनका चिंतन होता तो दलित शब्द ही नहीं रहता। दलित शब्द ही कांग्रेस पार्टी की उदासीनता के कारण जो है दलित रह गया। कोई शब्द हिंदुस्तान के अंदर दलित शब्द का क्या अर्थ होता? नहीं तो अगर सत्ता जो है समानता के भाव से सबको देखती तो दलित शब्द ही नहीं रहता। तो चलिए, अब तो ये बदलाव करने की आप लोगों के पास पूरी इजाजत भी है, पूरी तरह से आप लोग सक्षम भी हैं इसमें। खैर पंजेटा जी, कांग्रेस ने जो कहा कि दलित विरोधी है बीजेपी और हम कर्मवीर बोध को लेकर आए, लेकिन उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतार दिया गया ताकि वो राज्यसभा ना पहुंच पाए उनका गेम बिगाड़ने के लिए। कैसे आप देख रहे हैं इस आरोप को? ये बातें आपको भी पता है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस, मुझसे पहले बोल ही दी है विदु रावल जी ने, तो ज्यादा समय ना दीजिए इनको, मेरी बातें भी रह जाते हैं ये उठा के। तो आप लोगों का फ्रेंडली मैच चल रहा है। मैं कहूंगी पीसीआर को कांग्रेस से भी किसी प्रवक्ता को जोड़ें। नहीं, वो जोड़ना चाहिए, बल्कि मजा नहीं आता मेरे को अगर कोई कांग्रेस का ना जोड़े ना, तो बहुत कुछ होता है इनको एक्सपोज करने के लिए। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। देखिए, ये क्या करते हैं, अगर ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनाना होता है तो हमारा तो अलायंस था बीएसपी के साथ, दलितों की पार्टी है, तो सारी कांग्रेस को हमारे को करना चाहिए था। हमारे जहां जहां दलित कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको बिल्कुल नहीं हराना चाहिए था। वहां क्यों उन्होंने खड़े किए अपने कैंडिडेट? उनको तो हमें सपोर्ट कर देनी चाहिए थी। देखिए, मैंने आपको बहुत बारी कहा है, बहुत बारी ऐसा समय आया है
इवन जब आपको पता है जब काले कानून आए, किसान आंदोलन था, उस समय क्या किसानों के पक्ष के अंदर 3 काले कानूनों के विरोध में पूरे देश में अकेले अभय सिंह चौटाला थे, जिन्होंने इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा दिया। और अगर आप एक कॉज के लिए इस्तीफा देते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस हमारे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, वो हमें सपोर्ट कर रही थी। एक अंदर से हमारे अंदर था इस बात का। चलो, इस लोकसभा चुनाव में चढ़ूनी जी हमारे साथ साथ घूमे, मैं उनके साथ ही था कई सभाओं में। उन्होंने हमारे लिए प्रचार भी किया। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बीजेपी को सारे वोट ट्रांसफर कराए अपने। वह उनकी जमानत जब्त हुई थी, अगर आपको याद होगा तो। और उस समय कैसे कांग्रेस, बीजेपी, कांडा जी के तो ब्रदर ही लड़ रहे थे, गोविंद कांडा, और साथ में जेजेपी भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई किसी तरीके से अभय सिंह जी को हराया जाए। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी काले कानून लेकर आई और कांग्रेस बीजेपी को समर्थन कर गई। जेजेपी तो चलो थी सत्ता के साथ, लेकिन कांग्रेस समर्थन कर गई अपना, और इस बार वो सीट जीत गए। क्या आप सोच सकते हैं जब 2 साल पहले जिनकी जमानत जब्त हुई हो वो ये इलेक्शन जीत जाएगी? तो मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, हमारे लिए अलग कारण है। अब ये चले जाते हैं देश की राजनीति में, मैं हरियाणा की राजनीति तक ही सीमित रहूंगा, और हमारे कारण भी हरियाणा की राजनीति तक ही सीमित है, हमारे कोई देश के कारण नहीं है। और फिर भी हमने, मतलब चाहे चौटाला साहब को इन्होंने जेल कराई 10 साल की, कोई नाम ही नहीं था कि अलग से एक आ रही है, कितने सालों बाद एक सप्लीमेंट्री, चाहे 120 में नाम दे दिया किसी तरीके से। और वो क्या कारण थे, क्या नहीं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इन कांग्रेस वालों के ने तो बहुत एहसान कर रखे हैं हमारे ऊपर, जो हमें उतारने हैं इनके। हमने अभी तक कोई एहसान नहीं उतारा इनका। और अगर पैरवी अच्छी तरीके से करी जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये तो पैरवी की कमी है, या पैरवी का वो है कि कौन कैसे किसकी पैरवी करता है। अच्छे सफिशिएंट सबूत हमने दे रखे हैं, 300 पेज की चार्जशीट है, बहुत सी पूरी लाइन लगी हुई है हर चीज में। अगर हमारे इल्जाम झूठे होते तो खेमका जी थोड़ी ना किसी की। चलिए, आवाज नहीं आ रही पंजेटा जी आपकी। देखिए, हम बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी से बात कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है तो जीत का इंतजार कर रहे हो कि जीत जाए, उसके बाद ही हम मीडिया में रिएक्शन दें, या रात भी बहुत हो चुकी है। हालांकि ये उम्मीद तो हम जरूर कर रहे हैं कि वो वोट काउंटिंग का और परिणाम का इंतजार तो कर रहे होंगे। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिन भर के दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी, ये देर रात की तस्वीरें, ये सुबह से लेकर, और उससे पहले भी जब राज्यसभा चुनाव को लेकर बात हुई, उनकी ओर से संजय भाटिया की जीत का दावा तो किया ही जा रहा था, साथ ही निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत को लेकर भी बीजेपी की तमाम नेताओं की ओर से जीत का दावा किया जा रहा था। आज भी जब इनसे रिएक्शन लिए गए बीजेपी के तमाम नेताओं से, तब कांग्रेस की हार को लेकर इन्होंने दावा किया। भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते रहे, 3 उम्मीदवार हैं, 2 बीजेपी के हैं, एक हमारे जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन बीजेपी किस उम्मीदवार को भेजती है सदस्य के तौर पर जिताकर, ये देखने वाली बात हो गई। सभा की